खुद को फोर्स नहीं करना है कि क्या करना है नहीं करना है उसके लिए। कि बिहार को जज कर रहे हैं कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जैसे क्या रहे इट्स लाइक दिस और इट्स लाइक दैट, इट्स नेवर लाइक दिस, इट्स नेवर ब्लैक और इट्स नेवर वाइट। ये लोगों से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। भाई आपने कब बनाया इसको? बस मुझे कल पता चला था, लाइक 2 घंटे लगे, कल बनाया ये मैंने 2 घंटे रात में। बनाया आपने? हाँ, 2 घंटे लगे मुझे। 2 घंटे बनाए मिनिएचर्स। बन भगवान हनुमान और ये सुग्रीव। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, के दिल बेकरार। और हम हर एक, ये फैशन एक ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तेरे जाना क्यों, जाने जाना तू ही तू हर जगह। तो सोशल मीडियाज़ का ज़माना है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। अपने एडमायर्ड मॉडल्स को फॉलो करो, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, चीज़ों को समझो, कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है। एक आर्टिस्ट बिहार का क्यों अंडररेटेड है और क्यों ऐसा चीज़ है जो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जो शो का टाइटल है वो है आर्टिस्ट ऑफ बिहार। हमने कोशिश किया है कि बिहार के छोटे छोटे सेक्टर से या फिर रिस्पेक्टिव फील्ड से उन लोगों को बुलाना, उनसे बात करना और पूछना कि क्या चैलेंजेस उनके पर्टिकुलरली हैं उनके फील्ड में और क्या कैसा जर्नी रहा है उन लोगों का। हमने कोशिश किया है कि इन द फील्ड ऑफ आर्ट हम एक मॉडल को बुलाएं, इन्फ्लुएंसर को बुलाएं, जर्नलिस्ट को बुलाएं, पेंटर को बुलाएं, किसी सिंगर को बुलाएं और बैंड्स को बुलाएं जो कि मेजरली कवर करता है सारे आर्टिस्ट फील्ड में। और कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि जर्नी कैसा रहा है और उनका लाइफ और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे ऑडियंस से भी और हमारे गवर्नमेंट से भी। जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं वो हमारे गेस्ट हैं क्षितिज चौधरी जी, जो कि जानो जंक्शन के सीईओ हैं और फाउंडर हैं। हेलो क्षितिज जी, वेलकम टू द शो। हाय अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। वेल आई एम रियली हैप्पी कि आप अपना टाइम निकल कर शो पर आए। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका स्कूलिंग और अर्ली लाइफ के बारे में। मेरा स्कूलिंग यहीं पटना से हुआ है, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान, वो मेरा स्कूल रहा है। ऑल्दो मेरा होम टाउन दरभंगा है, तो यहाँ से शुरुआत हुई मेरी। स्कूल में बहुत एक्सपोजर मेरा डिबेट, क्विज़, इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी अच्छा रहा। पढ़ाई में तो हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट की तरह 70-75%, कभी कभार 80% बहुत हो जाता था। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह में, ओलंपियाड्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रहा। डिबेट, ओरेटरी वगैरह सब में बहुत इंटरेस्ट रहा, वहाँ से जागा। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि हमेशा मदर फादर प्रमोट करते रहे इन चीज़ों को, जो आई थिंक मेरे फेवर में काम किया बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली गया, नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से मैंने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया। वहाँ पे मतलब एक कोर्स आता था कि जाते के साथ में इंडस्ट्री ज्वाइन हो जाता है। वो उस जगह की हवा ऐसी थी, नोएडा फिल्म सिटी के पास में रहना, तो वो भी मेरे फेवर में काम किया। मतलब मुझे लगता है कि राइट प्लेस पे राइट टाइम पे रहते 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 इस तरह से करियर बनते गया। तो वहाँ पे एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिला। ऐसा नहीं कि एक्सपोजर खुद चल के आ रहा था, ऑब्वियसली पीछा करना पड़ रहा था, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई मेरी। वेल आपने एक बात बोला फैमिली सपोर्ट का, तो जो कि हम लोग देखते भी हैं कि यहाँ के जितने पेरेंट्स भी हैं वो काफ़ी ओरिएंटेड रहे हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। हाँ, तो फैमिली सपोर्ट आपको किया गया, तो क्या ये आपके ने पहले क्लियर कर दिया था या फिर वो इस समय के साथ हुआ कि मुझे जर्नलिज्म में ही जाना है? वैसे देखा जाए तो मेरी मदर एक वेटरन थिएटर आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट रही हैं खुद, और मेरे फादर एक लॉयर है, पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा कुछ साइंस बैकग्राउंड कभी रहा नहीं मेरे फैमिली में, मतलब मेरा। और देखा जाए तो मेरा फैमिली ओरिजिनली बैंकर्स थे, वो हमेशा सभी बैंक में काम कर रहे थे, दादा और कई चाचा वगैरह। और पीछे जाए तो सभी फार्मर्स थे। तो ऐसा कोई डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं रहा था। मेरे कई भाई बहन हैं, कज़न्स हैं जो आज इंजीनियर्स हैं, लेकिन क्योंकि मेरे मदर फादर का ऐसा बैकग्राउंड रहा है तो कभी साइंस को लेके ही फोर्स नहीं किया गया। जैसे मेरे क्लास में बाकी बच्चों को मैंने देखा है कि वो इस तरह से कर रहे थे कि उनको जेईई निकालना है, नीट ही निकालना है, वैसा कोई प्रेशर रहा नहीं। आई थिंक ये प्रेशर मैंने खुद पे ही लिया था। 11th-12th मेरा साइंस से था एक्चुअली। तो मैंने पीसीएम लिया था, सोचा था कि मैं भी आईटी निकालूंगा, फिर लगा कि शायद नहीं निकल सकता, फिर लगा कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊंगा, मरीन इंजीनियरिंग ऐसा कुछ कर लूँ। वो भी नहीं हो पाया, और मम्मी पापा का भी प्रेशर रहा नहीं कि तुमको साइंस करना है, खुद में ही था। लेकिन
उनको पता था कि ये साइंस शायद नहीं कर सकता है और इसको जो करना है वही करना चाहिए, आर्ट क्रिएटिविटी इसी के अराउंड में। फाइनली मम्मा के साथ में काउंसलिंग सेशन हुआ मेरा, मैं बोले कि जो करना है करो, जिसमें अच्छा कर सकते हो वही करना चाहिए, खुद को फोर्स नहीं करना है कि क्या करना है नहीं करना है उसके लिए। तो आई थिंक वहाँ से एक इनलाइटनमेंट हुआ, मेरा बुद्धा मोमेंट था वो। फिर जर्नलिज्म। तो इवेंचुअली आपने बात शेयर की और ये हम बोलना भी चाहेंगे कि बात शेयर करना, आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशंस रखना और बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंचुअली आपकी फैमिली ही सपोर्ट करेंगे। एंड आई रियली थिंक कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्षितिज, आपने बहुत जगह काम किया है, रेडियो पे, CNN न्यूज़ पे, जैसे पर्सनली हम भी आपसे वहीं मिले थे और आपको जानते हैं। फिर जानो जंक्शन जो एक प्लेटफॉर्म है आज जो पटना में इतना पॉपुलर है, ये कैसे हुआ, ऐसा थिंकिंग कहाँ से आया और ये चीज़ है क्या एग्जैक्टली, आप बताएं। janojunction.com की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। मैं जब जर्नलिज्म कोर्स में था उस समय से ही था कि हमेशा अपना कुछ करना है, ये दिमाग में हमेशा से बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया गया था कि इस फील्ड में नौकरी में बहुत रिवॉर्ड नहीं है। मुझे पहले ही इतना सारा चेतावनी और सब कोई लोग दे चुके थे, इवन प्रोफेसर भी बता रहे थे बहुत एक्सपेक्टेशन से मत आओ, तुम लोग ये करो वो करो ऐसे करके। तो ये कुछ ऐसा फील्ड है जो बहुत ही हाई रिवॉर्डिंग नहीं है अगर आप एक कॉर्पोरेट वे को ही फॉलो करेंगे एनीवे, लेकिन आप इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं, ये भी समझ में आया। जानो जंक्शन शुरू करने का मकसद यही था कि जो मैंने इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया, अपना रास्ता जो मैंने ऐसे ऐसे करके ढूंढा, वो लगा कि बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थे उसमें, कि इस इंडस्ट्री में कैसे कोई एक न्यू कमर अपनी जगह एट पार विद अदर्स बना सकता है, रादर देन क्लाइंबिंग ऑल द 30 ईयर्स ऑफ कॉर्पोरेट लेडर तब जाके रिकॉग्निशन मिले। क्योंकि डिजिटल वेव आ रहा था और लेगेसी मीडिया डिजिटल वेव को मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उस समय रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। दे वर ट्राइंग टू शन इट डाउन कि अरे नहीं होगा, न्यूज़पेपर ही इज़ द थिंग और ये सारी चीज़ें हैं। एंड आई वाज समवन जो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और इट इम्पैक्टेड मी डीपली। क्लास 3-4 में मेरे पास कंप्यूटर आ गया था, इंटरनेट आ गया था 5-6 में, और तब से आई एक्सप्लोर द एनॉर्मस पोटेंशियल जो इंटरनेट देता था और लगा कि फ्यूचर शायद यही है, अगर इस पर शिफ्ट ना करे तो दिक्कत हो जाएगी। आई एक्सप्लोर्ड ऑल द मीडियम्स, मैं न्यूज़पेपर में काम किया, मैं रेडियो में काम किया, मैं टेलीविज़न में काम किया, मैं डिजिटल में काम किया, और आउट ऑफ एवरीथिंग आई रियलाइज डिजिटल इज़ द फ्यूचर। और अब तो ये करंट हो चुका है और फ्यूचर तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है डिजिटल का। तो लगा कि इसी फील्ड में बढ़ेंगे तो शायद एक एज मिलेगा बाकियों से, क्योंकि अब लेगेसी मीडिया को compete करना शायद बेवकूफ़ी होगी मेरे लिए, लेकिन अगर डिजिटली एक पैरेलल वर्ल्ड में बढ़ा जाए तो एक नई जगह है, एक वॉइड है जिसमें कई नए प्लेयर्स आ रहे हैं। इंटरनेशनली भी बहुत बड़े बड़े नाम अब हम सुनने को मिलता है, इंडिया में भी कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। तो अगर उस रेस में साथ रहे तो चांसेस भी है कि अच्छे से आगे निकल सकते हैं बिना लेगेसी मीडिया को compete किए हुए। अब उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है कि उनको शायद और पहले शुरू करना चाहिए था जो हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये एक था कि लगा कि रिकॉग्निशन कैसे फास्ट मिल सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट तो क्रिएट करना है, इम्पैक्ट वैसे भी क्रिएट होगा ऐसे भी होगा, बट इम्पैक्ट विद रिकॉग्निशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। और एज अ बिहारी रिकॉग्निशन के भूखे तो होते हैं। सिंपल सी बात है। जो जानो जंक्शन प्लेटफॉर्म है वो इंडिविजुअली हम खुद भी बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि उसका जो क्रिएटिवनेस है और जो यूनिकनेस भी है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि इनोवेटिव वे में प्रेजेंट किया गया है, कि लोग फील्ड पे जाकर काम करते हैं, एक ह्यूमर भी होता है, और एक ह्यूमर के साथ साथ जो आप मैसेज चाहते हैं पूछने फिर ड्राइव करना लोगों तक वो पहुंच जाता है। आपने बात किया लेगेसी मीडिया का कंपेयर टू डिजिटल मीडिया जो चल रहा है, क्या मेजर डिफरेंस है इस टाइम पे दोनों में? मेरे ख्याल से लेगेसी मीडिया के पास जो एक ऑडियंस है अब वो एक सीमित ऑडियंस है, ठीक है, वो ऑडियंस अब ग्रो नहीं कर रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिफरेंस है। और डिजिटल मीडिया पे जो यंगर जनरेशन है, जिन्हें हम जेन जी और जेन अल्फ़ा कहते हैं, और मैं भी उसी से बिलोंग करता हूँ बाय द वे, तो उनके लिए लेगेसी मीडिया उस फॉर्मेट को डिकोड नहीं कर पाए थे जब ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, और वो सेम फॉर्मेट अपने अक्रॉस चैनल, उनके पास सोशल मीडिया आ गया बट उनका फॉर्मेट फ्लेवर नहीं चेंज हुआ, जिसकी वजह से आई थिंक दे लॉस्ट कनेक्ट विद द यंगर ऑडियंसेस, जिसकी वजह से उनका ऑडियंस जो जिस एज ग्रुप में था उस समय तक लास्ट वहीं तक रह गया, और जो यंगर ऑडियंसेस है उनको कंटेंट चाहिए था, उनका बिहेवियर डिफरेंट है, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट है, व्हाट दे वांट फ्रॉम कंटेंट और न्यूज़ इज़ डिफरेंट। तो आई थिंक वो लोग थोड़ा लेट कर दिए इस चीज़ को समझने में, जिसकी वजह से आज वो ऑडियंस खो रहे हैं। और नए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है
वो अब ग्रो कर रहे हैं वो इसीलिए। बायस्ड भी हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ही पेड वर्क होता है, या फिर बायसिंग करते हैं कि जो इनका वो फेवरेट रहा उसके बारे में बात करते हैं, या फिर हेविली इन्फ्लुएंस रहते हैं जो एक्टिव गवर्नमेंट है, या फिर प्रेशराइज में काम करते हैं। क्या सही बात है? कुछ हद तक तो डेफिनेटली सही हो सकता है ये। जहाँ आगे वहीं धुआं होगी, यही कहने का मतलब है। सभी ऐसे ही होंगे कहना मुश्किल है, सभी एक सिस्टम में सभी ऐसे ये भी कहना मुश्किल है। हर सिस्टम में हर तरह के लोग होते हैं, और लेगेसी मीडिया में भी मेरे ख्याल से ऐसे ही है। कई लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वेस्टेड होता है कई जगहों पे, जो भले उस प्लेटफॉर्म में हैं लेकिन अपना इंटरेस्ट के लिए काम करे, तो क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो लोगों को ऐसा परसेप्शन होता है शायद ये बिका हुआ है या पेड है या बायस है किसी तरफ में। सबका अपना अपब्रिंगिंग है, एक आइडियोलॉजी डेवलप हो जाता है, तो वो भी है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि डिजिटल मीडिया में ऐसा नहीं है, ओके। वहाँ भी है ऐसा। लेकिन डिजिटल मीडिया क्योंकि एक टू वे प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप बढ़ चढ़ के अपनी सीमा को पार नहीं कर सकते हैं, आपको तुरंत सुनने को मिलेगा। तो एक चेक है जो शायद दूसरे लेगेसी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है इस चीज़ में? क्या गवर्नमेंट या फिर बिहार में क्या रोल है डिजिटल मीडिया का? ये गवर्नमेंट सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर के, या फिर वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता? अगर मैं बिहार गवर्नमेंट की खासकर बस बात करूं तो मेरा मानना है बिहार गवर्नमेंट करना चाहती है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना है कि शायद उनका इंटेंशन है, वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किया कैसे जाए। उनको पता नहीं है कि होना क्या चाहिए, क्या सही है, और क्या एक्चुअली इस इंडस्ट्री को चाहिए गवर्नमेंट से, और क्या तरीका होना चाहिए। वो शायद उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। उनकी टीम में वैसे लोग नहीं हैं जो कोर में काम कर रहे हैं, जो उनको बता सके ये सही तरीका है। तो मेरा तो यही कहना है, मतलब मुझे लगता है कि वो पॉलिसीज़ ला रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा लैक पॉइंट है बिहार गवर्नमेंट का मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मैसेज जैसे हम लोग यूथ्स हो गए, तो ये पहुंचाएगा कैसे उन लोग पे कि यार हमारे पास इनोवेशंस है, हमारे पास टैलेंट्स है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक तरीका नहीं है, या फिर हम लोग भी एक नहीं होता सिक हो जाना कि सेम रिचुअल्स को फॉलो कर करके किसी भी स्टार्टअप को। जैसे आपका प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो चाहता है, बिल्कुल। कोई भी बिना सपोर्ट के तो आगे बढ़ नहीं पाएगा इस चीज़ में, क्योंकि ऑलरेडी जो लेगेसी मीडिया का बात किया आपने, या फिर ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड पीपल हैं वहाँ के। बट इन चीज़ों पे जिसमें रियलिटी है, ग्राउंड वर्क है, तो इन चीज़ों को सपोर्ट किस वे में हम लोग पहुँचा पाएँ आपके हिसाब से? जैसा आपका भी प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म है, एक तरीका है बताने का, ये वीडियो उन तक पहुंचने का कि हमें क्या चाहिए। और क्योंकि आप ये उठाए इतना बढ़िया क्वेश्चन, तो मेरा मानना है कि उनको अपनी टीम में और यंगर लोग चाहिए, अगर वो यंगर लोगों के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं। पहला फैक्ट तो यही है। जो उससे बिलोंग करता है, जिस कम्युनिटी से कहते हैं ना, अगर वही उसके लिए पॉलिसीज़ बनाए तभी बेहतर बनेगा। आईएएस ऑफिसर जितने भी हैं वो बढ़िया काम करते हैं, लेकिन उनको भी एक पर्सपेक्टिव देने के लिए अब उनके टीम में यंगर लोग होने चाहिए। तो उस हिसाब से स्कोप होना चाहिए कि कैसे यंगर लोग भी जा सके वहाँ पे, उस पोजीशंस पे, और इस चीज़ के लिए गाइड कर सके। और सारे रोल्स, नए तरीके के रोल्स डिफ़ाइन करके उनको अपने ऑफिस में बनाने होंगे। ठीक है, कंसल्टेंट भी है, लेकिन उसमें डिजिटल कंसल्टेंट होना चाहिए। उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किस तरह से करना है वो प्रोसेस होना चाहिए। क्या काम कर रहा है, नहीं करना है, उस पर भी चेक होना चाहिए कि ये हमने पॉलिसी लाया, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा था, 1 महीना करके देखा, ये काम किया नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो ये आई थिंक वो वापस नहीं आते उस पर, जो एक बार ऐलान कर देते हैं उसको वापस देखने नहीं आते कि क्या हुआ नहीं हुआ, फिर सीधे नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, ये इंटेंशन बस बताने के लिए नहीं होता है, वो करके दिखाना होता है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो सरकार आई को थिंक ये definitely बहुत ध्यान देना इंपॉर्टेंट और होगा। बहुत अच्छा बोला क्षितिज ने, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिसके लिए आप कर रहे हो उसको लेकर आओ, उसको आइडिया ज़्यादा उस चीज़ का है। और अगर आप किसी ओल्ड एज को बैठा कर रखे हो कि आप यंग लोग के बारे में सोचो, तो वो सोचेंगे अपने हिसाब से ही, भले काम नए लोगों के लिए है। बहुत अच्छा बात है ये चीज़, और बहुत अच्छा लगा आपने पास शेयर भी किया। चलो जानो जंक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपका रोड मैप क्या है आने वाले समय में, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप किस लिए इतना जो दिन रात आप काम करते हैं, हम देखते हैं आपको, आपका एग्जैक्टली क्या है इस चीज़ को लेकर? अगर जानो जंक्शन को एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो जानो जंक्शन इज़ अ डिजिटल डेमोक्रेटिक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म सर्विंग न्यूज़ प्लस आर्ट फॉर द डिजिटल जनरेशन। तो हमने अपना एक फोकस हमेशा से रखा है कि हमारा जो कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएगा वो
यंगर ऑडियंसेस जो डिजिटल जनरेशन है उनके लिए ही क्यूरेटेड होगा। हम सभी ऑडियंस को एक साथ कैटर करने के रेस में नहीं है। हम बाकी दुनिया और को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कंप्लेंट्स आते हैं कि तुम लोग क्या डालते हो, समझ में नहीं आता। जो कंप्लेन आ रहे हैं मेरे एक 50-55 साल के पड़ोसी है वो डाल रहे हैं, लेकिन अब उनको भी अच्छा लग रहा है। अब उन्हीं का आता है कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो आई थिंक वो भी अब आफ्टर रिटायरमेंट अपना वे ऑफ थिंकिंग और बिहेवियर चेंज किया और स्टार्टेड ग्रास्पिंग कि अब किस तरह से कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि शायद अब वो भी टीवी नहीं देखते हैं। तो अब पता नहीं कौन ही टीवी देखता है इस मोमेंट पे, सभी ओटीटी पे शिफ्ट हो गए। तो ये एक प्लेटफॉर्म रहा कि डिजिटल जनरेशन के लिए, जेन जी जेन अल्फा के लिए ही क्यूरेटेड कंटेंट होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है जर्नलिज्म में, बाकी फील्ड में, तो उसका क्रक्स नहीं भूलना है। क्योंकि आई गिव दैम, लेगेसी मीडिया ने हमें कुछ एथिकल गाइडलाइंस दिया है जो विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट होता गया, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स है इतने सारे। तो हमारा एक ये भी रहा है कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ और इवेंट्स करते हैं, स्कूल्स से, स्टूडेंट्स वगैरह से हम लोग बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं। एंड वी ट्राई टू मेक देम, टर्न देम इनटू try to turn them into creators rather than consumers of the internet। क्योंकि अगर वो क्रिएटर बनेंगे तभी उनको पता चलेगा कि इसका क्या मैसिव यूज़ है जो वो पॉजिटिवली अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर दैन जस्ट वेस्टिंग टाइम और फिर घर वालों से सुनने में कि ये क्या कर रहे हो। तो ये हमारा एडवेंट रहा है कि टू मेक यंगर जनरेशन इनटू क्रिएटर्स रादर दैन कंज्यूमर्स। और उसके अलावा क्योंकि हम लोग डिजिटल को समझते हैं वगैरह, तो कई सारे ब्रांड्स वगैरह है, जो कॉर्पोरेट्स वगैरह है, उनको चाहिए यंगर कनेक्ट। वी हैव एन ऑडियंस, यंगर ऑडियंस जो हमारी सुनते हैं, हम उनकी सुनते हैं, और ब्रांड्स चाहते हैं कि वो उस ऑडियंस तक पहुँचे। वी ऑल्सो हेल्प ब्रांड्स बिल्ड देयर मैसेजिंग कम्युनिकेशन अराउंड दोज ऑडियंसेस। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जानू जंक्शन का। हमने इंश्योर किया कि हमारा वेबसाइट हो। जब टिकटॉक आके इतना बड़ा बन के गायब हो गया और लाखों इन्फ्लुएंसर्स ऑल ऑफ अ सडन अनफेमस हो गए अगर बोल सके तो ये लगा कि यार अगर अपना प्लेटफॉर्म नहीं है तो बहुत रिस्क है, राइट। तो हमने वी इंश्योर्ड कि हमारा एक वेबसाइट हो janujunction.com, जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म हो, एंड वी यूज सोशल मीडिया एज अ वे टू रीच टू द मासेस, बट मेनली डायरेक्ट द ट्रैफिक टू द वेबसाइट, ताकि जो हमारा है वो हमारा रहे, कल होके हम लोग किसी और पर डिपेंडेंट ना रहें कि कोई प्लेटफॉर्म है आज है कल नहीं है, कह नहीं सकते, राइट। तो सेंस ऑफ ओनरशिप है उसमें। हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आके कनेक्ट, जैसे मैंने कहा डेमोक्रेटिकली भी एक वर्ड यूज़ किया था, तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए, इवन प्रोफेसर्स, ऑथर्स, राइटर्स। आप भी प्लीज़, आपको लिंक शेयर करूँगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मोस्ट वेलकम टू बी द गेस्ट ऑथर वहाँ पे, और लोग अपने ओपिनियंस, व्यूज़ वगैरह सब लिख सकते हैं। क्योंकि एक तो यंगर ऑडियंस को चाहिए कि वो भी कुछ कहे, उनकी भी लोग सुने। उनको ज्ञान सिर्फ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं वो पार्टिसिपेटरी बिहेवियर में बिलीव करते हैं कि हर चीज़ में उनको अपना से चाहिए, राइट। और जानू जंक्शन उनको उनका से के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, जैसे आप मुझे ही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है क्षितिज का, और जो इसका एक जानू प्लेटफॉर्म है बहुत यूनिक भी है, जैसे हम बोले पहले भी, और हम बहुत एडमायर करते हैं आपके वर्क को, Thank you so क्योंकि लिविंग अ सुटेबल और सेटल जॉब इज़ नॉट इजी, और खुद का स्टार्ट करना और उस पर इतना सक्सेस पाना इतने कम टाइम में इज़ रियली रिमार्केबल। और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके हार्ड वर्क को। जैसे जब से आपसे हम फर्स्ट टाइम से मिले भी हैं तो आपके जर्नी को बहुत क्लोजली फॉलो किए हैं, बिल्कुल। एंड वॉट एवर यू हैव अचीव्ड इन योर जर्नी इज़ रियली रिमार्केबल, इन सेंस कि आपने कोशिश की और आपका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इससे पैसा कमाऊँ, ये करूँ, यू वांट टू सर्व पीपल। और जो कि इस शो का एजेंडा भी है बेटर ब्रेक थ्रूज, जो एक शो हमने स्टार्ट किया है, तो ये बेसिकली बिहार के लिए ही है। एंड आई वुड लाइक टू नो कि हाउ यू फेल्ट बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और आपको क्या लगता है ये कितना यूजफुल है बिहार के आर्टिस्ट जो हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए, उसके लिए। आई थिंक तो आपका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे एक्चुअली, एंड द ब्रेक थ्रू वर्ड इज़ समथिंग जो बिहार से बहुत ही रिलेट करता है, क्योंकि बिहार अभी से नहीं, इवन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स ब्रेक थ्रू ही रहा है, चाहे वो एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी में हो, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी में हो। बिहार इज़ सिनोनिम टू ब्रेक थ्रू, और ब्रेक थ्रू आपके चैनल का नाम है, विच इज़ रियली अमेजिंग। एंड आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर रहे हैं और अलग अलग लेसर हर्ड
इंडस्ट्रीज़ के लोगों को बुला के जो आप उनसे बात करके उनका पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक ये एक ब्रेक थ्रू है खुद में. सो अक्षय, आई एम सो हैप्पी कि आपका जर्नी खुद इतना इंस्पायरिंग रहा है. जब हम लोग मिले थे, मैं उस समय खुद जॉब ही कर रहा था जब हम लोग पहली बार मिले थे, और उसी दौरान मैंने रिज़ाइन करके फिर ये शुरू करना स्टार्ट किया, और तब से आपसे कनेक्टेड इन चीज़ों को लेके. और हम लोग बात करते देखे, हम लोग को मिलना है, बात करना है, कुछ करना है साथ में. जो समय नहीं मिल पाया, लेकिन वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आज वो भी हो पाया है. तो थैंक यू सो मच. आई एम रियली हैप्पी कि आप हमारे शो पर आए, एंड आई होप कि जो इनका जर्नी है और जो स्टोरी है और जो मैसेज हम पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को देना भी चाहते हैं कि वी नीड यंग पीपल टू थिंक अबाउट द यंग पीपल, यही मैसेज रहेगा. आई एम रियली हैप्पी क्षितिज, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस टाइम. आई एम जस्ट प्लेजर मीटिंग यू. थैंक यू सो मच. क्षितिज से हमने बहुत सारी बातें की रिगार्डिंग जानो जंक्शन और कैसे बिहार में जर्नलिज्म बढ़ रहा है. जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं. उन्होंने इस शो के लिए सीधा नोएडा से हमारे पास आने के लिए हामी भरा. जो हमारे गेस्ट हैं वो फर्स्ट पोस्ट प्रोड्यूसर है न्यूज़ 18 ग्रुप की, जिनका नाम है स्वधा. हम उनके बारे में जानना चाहेंगे. ऐसे तो वो जियो पॉलिटिकल को रीच करती हैं, कवर करती हैं. हम लोग उनसे पूछना चाहेंगे इलेक्शंस इन बिहार के बारे में, वो कैसे सोचती हैं इसके बारे में और क्या उसका प्रोस्पेक्ट है इस साल. हाय श्वेता, वेलकम टू द शो. हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पर आए. स्पेशली आई नो कि आपका स्केड्यूल बहुत टाइट रह रहा है इस समय में. आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को रिगार्डिंग यू एंड योर वर्क एंड योर अर्ली लाइफ. वेल, ऑब्वियसली जैसा कि आपने कह ही दिया कि मैं जियो पॉलिटिक्स से ज़्यादा डील करती हूँ, बट वट वी डोंट नो दैट कि national politics is actually geopolitics as well, Exactly. because it shapes the geopolitical scenario. क्योंकि इंडिया का स्टैंड उसमें भी बदलता है, बिकॉज अभी एट दिस मोमेंट पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया को देख रहा है, एज वी ऑल नो, ड्यू टू सेवरल रीजंस, चाहे वो एक पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग हो. बट एट दिस मोमेंट आई विल एम्फेसिस ऑन बिहार इलेक्शंस, क्योंकि what we don't know is बिहार is already a global state. उसे रिकग्नाइज किया जाता है. आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट बोध गया, क्योंकि वो तो है ही. एशियाटिक कंट्रीज हमेशा देखती रहती है व्हाट्स हैपनिंग इन बिहार, चाहे हम ये चीज़ माने या ना माने. आई थिंक इट्स जस्ट द गवर्नमेंट जो अभी तक रियलाइज नहीं कर पाई है कि बिहार को कितना ज़्यादा दुनिया जानती है ऑलरेडी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल हु माइग्रेटेड, and it's also because of the people who are living here making it work. एंड आई थिंक वो जो कनेक्ट बैठ रहा है ना, जो बिहारीज यहाँ से बाहर गए, जो बिहारी यहाँ रह गए, वो आपस में बात करके जो बिहार की बात को पहुँचा रहे हैं, ये कनेक्शन, ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि थेम्स में छठ मनाया जा रहा है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में छठ मनाया जा रहा है, मॉरिशस में मनाया जा रहा है. तो ये सब बड़ी बात है क्योंकि बिहार पहुँच रहा है. इट्स नॉट जस्ट इंडिया. आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया पहुँच रहा है, क्योंकि अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री गए थे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है, शी इज़ फ्रॉम बिहार. दैट इंटायर कंट्री उसे बिहार ने बनाया. वहाँ पे पटना नाम का शहर है, वहाँ पे भी सारे वो बिहार के त्यौहार मनाए जाते हैं, बिहारी स्टाइल के खाने हैं वहाँ पे. तो जब बिहारीज एक देश बना सकते हैं तो एक स्टेट नहीं बना सकते. कमी किस में, हम में या सरकार में? तो ये बात तो सरकार को मुझे लगता है सोचनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि जब वो पूरी दुनिया पलट के बिहार की तरफ देखती है तो वो देख रही है कि यहाँ पे बस लड़ाई हो रही है, यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ पे आप सिर्फ कास्ट को लेके बात कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ों पे बात नहीं कर रहे जिस पे आपने बिहार का पूरा प्रमोशन किया है, जिस पे पूरी दुनिया बिहार पे नाज कर रही है. जिस गोल्डन बर्ड की हम बात करते हैं इंडिया को, वो गोल्डन बर्ड तो बिहार है. जिस गोल्डन बर्ड की पूरी दुनिया को आप बता रहे हैं, जिस नालंदा यूनिवर्सिटी की बता रहे हैं, वो बिहार है. तो आप उसको या तो रिवाइव करिए, क्योंकि ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एज बीइंग अ ग्लोबल जर्नलिस्ट, मैंने देखा है पहले एक नैरेटिव था, लाइक फॉर एग्जांपल मखाना, फॉक्सनट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, फॉक्सनट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, ओवर द टाइम नॉर्थ इंडिया. नाउ एक ड्रिवन स्पेसिफिकली दे आर कॉलिंग इट आउट, इट्स फ्रॉम बिहार. तो ये एक अचीवमेंट है क्योंकि ग्लोबल रिकग्निशन बिहार को मिल रहा है. तो मुझे लगता है ऐसे ही अगर हम और काम करेंगे तो बढ़ सकता है. एंड आई एम गोइंग टू से कि इट्स नॉट गोइंग टू फॉल अपॉन पीपल ऑफ बिहार, इट हैज़ टू बी ऑन द गवर्नमेंट. बिकॉज कब तक ओनस केवल यूथ पे रहेगा? हम ही क्यों करें कि आप बाहर जा रहे हैं, आप वापस आ जाइए, आप वहाँ जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आप काम करिए और बिहार को बनाइए. हम ही क्यों करें? आप हमें बना करके दीजिए, हम तो अपना काम कर ही रहे, आप हमें सपोर्ट करिए. क्योंकि आई थिंक फाइटिंग फॉर एन आइडेंटिटी
एज वी ऑल नो क्या जितने भी बिहारीज बाहर अगर पढ़ने गए, काम करने गए, सो इवन इन इंडिया दे हैव बीन फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टीरियोटाइप कमेंट्स. तो एक वो फाइट अलग हो रहा है, जबकि वी ऑलरेडी नो वी आर अ ग्लोबल स्टेट. And I think government hasn't realized it. I mean, I'm just not talking about the central government, but moreover ये बिहार गवर्नमेंट का ऊपर फॉल करता है कि आप इसके ऊपर कितना काम करते हैं. It's just not about identity. G20 में हमारे CM जा रहे हैं US प्रेसिडेंट से मिलने के लिए. गुड, वेरी गुड, एवरीथिंग. बट जब वही चीज़ हमारा क्या बोले प्रोडक्ट्स जाता है US एंड वहाँ के शार्क टैंक में उसे प्रोड्यूस किया गया है. सो वी वॉन्ट कि हमारा रिकग्निशन जो है उस लेवल पे जाए. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमारे इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो बाहर जाकर के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं. मैंने देखा है कि एक बिहारी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में रिसेंटली हुआ अभी. सो दिस इज़ ऑल समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि ये आज से बहुत टाइम तक नहीं हो रहा था. ये सब अभी हो रहा है, पहली बार हो रहा है. और ये कौन कर रहा है? ये हम बिहारी मिल के कर रहे हैं, क्योंकि हम ही एक दूसरे को संभाल रहे हैं हर बार की तरह. चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो कोई भी सिनारी हो, हम ही एक दूसरे को संभाल रहे हैं. सो द फाइट आई थिंक जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लड़ रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी हमें आप दे सको. जो बाहर है वो वहाँ पे भी लड़ रहे हैं ताकि आप हमें आइडेंटिटी दे सको. मुझे लगता है बिहार और बिहारी टर्म, इस आइडेंटिटी, इस स्टेटमेंट, इस इमोशन को सिर्फ बिहारीज ही संभाले हुए हैं. मुझे नहीं लगता कोई गवर्नमेंट इसमें आगे कुछ कर रही है, चाहे वो कोई भी हो. एंड मैंने जितने भी मैनिफेस्टो देखे पहले और जितने भी बातें अब सुन रही हूँ, मुझे उसमें भी कहीं ये नहीं दिखा कि कोई आकर के बोले कि बिहार में हमें ये करना है, वो करना है, आप चाहे ये कर दीजिए, जाति ये, जाति वो, वोट ये, वोट वो. बट क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में किसी ने बात नहीं की. आपने क्राइम के बारे में बात नहीं की, किसी ने बात नहीं की. जो प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में किसी ने बात नहीं की. तो जो मुद्दे हमारे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अभी, क्योंकि मैंने देखा है कि अब जो बिहार का युवा है ना, वो पागल हो रहा है. वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता इन सब चीज़ों को, और वो एक बार उठेगा और बहुत तूफान की तरह उठेगा. और चाहे जिसकी भी सरकार होगी, वो पलटेगी नहीं पलटेगी, लेकिन वो सब देख रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन कैसा है. मुझे पता है, मुझे भरोसा है एक्चुअली बिहारियों पे कि वो कुछ किसी और को अपने साथ गलत नहीं करने देंगे, क्योंकि मैंने यही देखा है ग्लोबल स्टोरीज़ में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बिहार की स्टोरीज़ हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं. नैरेटिव जो है पहले हमेशा से इंडिया था, अब बिहार हम वर्ड यूज़ करते हैं हर जगह वो यूज़ हो रहा है. नेशनैलिटी, फिर उसमें भी जा कर के हम उसका डेमोग्राफी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लैंग्वेज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो पहले नहीं होता था. नेशनल मीडिया तक बात नहीं करती थी, इंटरनेशनल की तो बात ही छोड़ दीजिए. लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आ रही है, और यहाँ का जो मीडिया है वो इंटरनेशनल जा रहा है, क्योंकि एक कोलैबोरेशन हो रहा है. और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ का अभी कितने सारे जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड वो एरिज़ोना में वहाँ पे चल रहा है न्यूज़ पे, मैंने देखा है वो होते हुए. तो ये सब चीज़ पॉसिबल है. वी आर ऑलरेडी अ ग्लोबल स्टेट. आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट गवर्नमेंट हैज़ टू रियलाइज इट एंड वर्क फॉर इट. सो मुझे तो बस इतना ही कहना है, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मैं बिहार को देख रही हूँ, मैं देख सकती हूँ उसे, क्योंकि हम सब देख रहे हैं वहाँ पे. और इट मेक्स अस फ्यूरियस जब हम देखते हैं कि बिहार में अभी तक जब हम वापस आते हैं तो देखते हैं कि अभी तक यहाँ पे वही सारी पुरानी बातों पे लड़ाई हो रही है, वही सारी चीज़ों पे रोज़ यही नेता जो है सब यही सब पुरानी बातों पे आलतू फालतू चीज़ें पे लगे पड़े हैं. आज भी जो पोस्टर्स आ रहे हैं वो है महिलाओं का अधिकार, महिलाओं को सम्मान, जो कि आपने 2010 में भी देखा होगा, 15 में भी देखा होगा, 19 में भी देखा होगा. तो ये चीज़ जो आपने एक वर्ड यूज़ किया ना कि बिहार ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन हमें ना फूल किया जा रहा है कि नहीं हम लोग को वो चाहिए, जबकि ऑलरेडी है हमारे पास वो. जो इंटेंशन का बात आपने बोला कि शायद जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जो एजेंडाज हैं, लोग बात नहीं करते, वो है क्राइम, जो कि ऑफकोर्स इतने आपसे बढ़कर कौन जानेगा कि लोग हर दिन रैली कर रहे हैं, हर दिन एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, रोजगार का बात होता है. क्या है ये रोजगार का बात जो वो लोग करना चाहते हैं? आप बताएं हमें कि वो क्या देंगे. रोजगार तो बात तो करता, लेकिन कोई ये नहीं बताता ना कि कैसे देंगे. जॉब क्या, जॉब तो यार स्वीपर को भी जॉब कहते हैं, क्या वो देंगे? रोजगार एग्जैक्टली है क्या, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें वो बताना चाहें. हाँ, एक्चुअली सबसे पहला तो मुझे उसमें यही कहने वाली थी मैं कि
इंडस्ट्री क्योंकि बिहार में अभी तक उतनी डेवलप्ड है ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आने का सोचती थी बट वो नहीं आती है। रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ द क्राइम, माफिया एंड रैंसम मनी जो भी था वो आती है उठ के चली जाती है। जो भी यहाँ पे थोड़ा शुरू करता था अपना, उसे गोली मार दी जाती थी, उसके बच्चे उठा लिए जाते थे, यही सब होता रहता था। तो सब डरने लगे, तो लोग बाहर जाके पैसा कमाने लगे। और जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो आना नहीं चाहती थी बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, बिकॉज बेसिकली ऑब्वियसली क्राइम। क्योंकि अगर आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो यू वुड वांट टू गिव सिक्योरिटी टू योर एम्प्लॉयज़, क्योंकि आप सिर्फ बिहारियों को तो वहाँ पे रोजगार नहीं देंगे, शायद हो सकता है इंडिया के और भी कोने से आए। यही हमारी उन्नति नहीं है कि आप सिर्फ बिहारियों को ही यहाँ पे एम्प्लॉय करें। हमारी उन्नति तब भी होगी कि बाकी के भी लोग वहाँ यहाँ आने में डरे ना। और आपके इस वक्त तो आपके खुद के लोग यहाँ पे डर रहे हैं जीने में, जो कि बेसिक राइट है हमारा कि हम जिंदा रह जाएं। तो इंडस्ट्री जो जॉब के लिए वो मांग रहे हैं, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट प्राइवेट सेक्टर कमिंग इन, इट्स अबाउट एक सोसाइटल लेवल पे इसको बढ़ाने की, कैसे एक सोसाइटी कैसे आप इनरिच करते हो हर एंगल पे। जैसे कि ये पॉडकास्ट है, जैसे कि एक मीडिया हाउस है, जैसे कि मीडिया क्लब्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स है। आई थिंक स्पोर्ट्स तो एक सबसे बड़ा कंसर्न है ही बिहार के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए आपने हर सेगमेंट को तो ध्यान दिया ही नहीं है ना बिहार के अभी तक। मतलब चाहे आप कोई भी फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्री हो, कितने मिल्स हैं, कितने प्लांटेशंस है। मखाना की बात कर लेते, चलो बिहार का सबसे बड़ा प्रोडक्ट, तो अभी भी वो मैनुअल होता है। वो प्लांट्स नहीं है यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेशन करने के लिए, फैक्ट्रीज नहीं है यहाँ पे। वो सब अगर लग जाएंगी तो उससे और ज़्यादा जॉब्स हो सकते हैं अलग अलग लेवल पे, अकॉर्डिंग टू पीपल्स मेरिट्स, कैपेबिलिटीज़, मैनेजिंग, जो भी सब चीज़ का होता है। तो ऐसे ही आई थिंक अगर आप, मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा फॉलो करेगी कि आई वोंट से कि कैसे दूसरे स्टेट्स कर रहे हैं, बट आई वुड से कि अगर फॉलो अप करेगी कि MNCs, नॉट इवन MNCs बट इंडियन कंपनीज जो अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है, बिकॉज बिहार में बहुत रिसोर्स है, दे ऑल नो इट एंड दे ऑल आर आइंग फॉर इट, बट दे जस्ट वांट वन थिंग इन रिटर्न, दैट इज सिक्योरिटी। तो आप वो प्रोवाइड कर दो, आई थिंक कंपनीज भी आ जाएंगी। फिर चाहे तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी आ जाएगा आपके पास, प्राइवेट कंपनीज भी आ जाएंगे आपके पास, और गवर्नमेंट अपना तो सेटअप करना ही चाहिए आपको, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है, व्हाट यू नीड टू डू इज की लुक इनटू व्हाट काइंड ऑफ लॉबिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ करप्शन इज गोइंग ऑन इन योर ओन डिपार्टमेंट्स, जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, उनका काम नहीं बन रहा, उनका पेंशन नहीं हो रहा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है अभी तक इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉबी। वेल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। मेरा एक आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि since you are a geopolitical reporter, you cover everything globally, how you feel the elections in Bihar is different compared to elections in other part of the country? Well, this has been my favorite question, but it is a controversial question as well, because हर कंट्री में इलेक्शंस अलग ही होता है, और इंडिया का जो स्टेट इलेक्शंस है ना, अलग अलग स्टेट का सबका अलग है, बट बिहार का एक्सट्रीमली अलग है। बिकॉज मैंने देखा है, अगर मैं दिल्ली में बैठे हुए वहाँ के लिटियंस मीडिया से बात करूँ, फॉर द टर्म इफ़ आई यूज़ लिटियंस मीडिया, जो वहाँ के बस दिल्ली में बैठ करके बिहार को जज कर रहे कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जैसे कह रहे इट्स लाइक दिस और इट्स लाइक दैट, इट्स नेवर लाइक दिस, इट्स नेवर ब्लैक और इट्स नेवर वाइट, इट्स ऑलवेज ग्रे 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 एंड देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट। बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ कास्ट बेस्ड इलेक्शंस भी नहीं है, जो कह रहे बिहार में तो कास्ट बेस्ड इलेक्शंस है, नहीं है, इट्स जस्ट नॉट कास्ट इलेक्शंस हियर। यहाँ पे लॉट ऑफ फैक्टर्स आते हैं, यहाँ पे हर रीजन का कास्ट अलग होगा, यहाँ पे उसका डायलेक्ट बेसिस पे भी अलग होगा, कम्युनिटी बेस पे भी अलग होगा, शायद क्लास बेस भी आएगा, और शायद आपसी ब्रदरहुड बेस पे भी आएगा। तो उस पर आप नहीं कह सकते, और सिर्फ ब्रदरहुड का भी नहीं है, शायद कल उसने मुझे ये कहा था, आज उसने ये कहा है, तो परसों तो अब मेरा वोट ऐसे होगा, ये बेस भी काम करता है बिहार में। तो आप उसको इसीलिए कहा जाता है ना कि दिल्ली का रास्ता बिहार से होके जाता है, बट बिहार इज़ अ प्लेस जहाँ आपने देखा ही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा से कंप्लीट दबदबा नहीं रहा है। मतलब इट इज़ फनी कि जो बहुमत लाती है वो सरकार नहीं बना पाती है, लेकिन जो सरकार बना रही है वो बहुमत नहीं ला पाती है। मतलब इट इज़ ऑलवेज वेरी फनी टू सी कि ये हो क्या रहा है, कैसे होता है ऐसे। कल तक ये लोग इसके बारे में बोल रहे थे, आज इन्होंने इसको वोट कर दिया, कल उधर जा रहा था पूरा का पूरा बिहार, इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं सर्वे में ये निकल रहा है, बट ऐसे जा रहा है पूरा का पूरा। तो आज तक हर जितना भी सर्वे रहा है
वो फेल इसीलिए हुआ है, एंड देव ऑलवेज फेल्ड इन बिहार इलेक्शंस, क्योंकि वो कभी भी सेंसस नहीं लगा पाते हैं कि कैसे यहाँ पे वोटिंग हो रही है. इट इज़ रियली अमेजिंग टू सी. बट जो यहाँ का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, इट्स जस्ट नॉट ब्लैक एंड वाइट कि हम इस कास्ट के, तो हम इसी को वोट करेंगे सिर्फ. यहाँ पे बहुत सारे मीडियम फैक्टर्स भी हैं जो बीच में फॉल करते हैं, जो वी से बिटवीन द लाइन्स, जो वी डोंट नो. देर आर साइलेंट वोटर्स, देर आर फीमेल वोटर्स. जो फीमेल वोटर्स में भी सेग्रीगेशन है कि कौन किसको वोट करेगा, कौन क्या चाह रहा है. तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. इट्स नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली. No, well, it is the most electric interview we've ever had on the show regarding the elections and politics. I'm really happy you brought the idea of numerous things that I'm sure people will like it and will try to think about it कि आपने क्या बोला है. और कुछ चीज़ें ऐसे भी थी जो बहुत हार्ड हिटिंग भी हैं, बट वो रियलिटी भी हमारे स्टेट के बारे में. आई एम रियली हैप्पी कि आप नोएडा से सीधा हमारे शो पर अपीयर हुई हैं इस चीज़ के लिए. एंड हाउ डू यू फील दिस प्लेटफॉर्म और दिस शो विल कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ बिहार, और एटलीस्ट ट्राई टू कन्वे द मैसेज व्हाट यू हैड इन योर माइंड? आई गेस आई थिंक ये अपने राइट ऑडियंस को रीच आउट करेगा, मुझे तो सच में लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बिहार इतना डिजिटली ड्रिवन हो चुका है. अभी भी बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पे जिन लोगों की बातें नहीं पहुंच पाती, हमें वहाँ का वीडियो देखने को मिल जाता है. तो मैंने ये भी देखा है कि वहाँ के लोग जो है जियो पॉलिटिकल, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंटरनेशनल न्यूज़ उन तक पहुँच रही है तो ये भी पहुँच सकती है. क्योंकि मैंने देखा बिहार में आपका जो ये सर्किल है ना, जो बिहारियों का, कि अरे बिहार में ये हुआ है, देखो बिहार में ये हुआ है, वो हर बिहारी तक पहुँच जाएगा. अरे उसने ये कहा है, तो एनी पर्सन हु यूजेस द वर्ड बिहार इन द वर्ल्ड एनीवेयर, एवरी बिहारी विल नो इट. आई थिंक वी ऑल नो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, एंड वी ऑल नो कौन काम कर रहा है. मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म जो है इसमें एक बहुत अच्छा भूमिका निभा सकता है और निभाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे यूथ पे पूरा भरोसा है बिहार के. वो कम्प्लीटली डिजिटली ड्रिवन है, उसे सिर्फ विकास चाहिए, उसे अब बकवास नहीं सुनना. एंड इट्स ग्रेट कि यंग पीपल जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द ओनर्स हैज़ बीन ऑन यंग पीपल कि अब बिहार को बनाओ, नाम बनाओ. बट मैं पूछती हूँ कि हम ही क्यों करें, तुम कब करोगे? हम तो कर ही रहे. तो आपस में अपने कहते हैं ना भाईचारे में, हम तो सुनेंगे कि हमारा दोस्त क्या कह रहा है. तो आप दोस्त है, आपके सारे दोस्त आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि उन्हें सुननी ही है. क्योंकि जाहिर सी बात है ना, वो उन 50 साल के लोगों की बात थोड़ी सुनेंगे जो सिर्फ एक ही बात करना जानते हैं. वो जानते हैं कि ये हमारा दोस्त है, ये सही बात कर रहा है, ये हमारे लिए बात करेगा. तो वो आपको सुनेंगे, आपके इसके प्लेटफॉर्म को सुनेंगे, आपके इस प्लेटफॉर्म को. वेल I think ये स्वधा, आई एम रियली हैप्पी कि आपने शो पे आई और इतने चीज़ें बताया हम लोगों के बारे में. आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देखेंगे प्लीज़ इससे सोचना कि इनका मैसेज एग्जैक्टली था क्या. एंड आई एम रियली हैप्पी हम आपको शो पे आए. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. वेल, बैक टू बैक काफ़ी एनर्जेटिक इंटरव्यूज़ रहा हमारा रिगार्डिंग जर्नलिज्म, और जिन्होंने बिहार के बारे में बताया और जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं या सिचुएशंस है बिहार के बारे में, हमने उनके बारे में बात की. स्विचिंग अहेड हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि एक मल्टी टैलेंटेड हैं, जिनका जर्नी बहुत यूनिक रहा है. ऐसे तो ये प्रोफेशनल शेफ़ हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे पेंटर हैं और ये बहुत अच्छे मिनीचर बनाते हैं. इनका नाम है अमन आनंद, ये पटना से हैं, और आज हम इनके बारे में जानना चाहेंगे कि इसका जर्नी कैसा रहा है और ये एग्जैक्टली करता क्या है. हाय अमन, वेलकम टू द शो. हाय आकाश जी. सबसे पहले बताइए हमारे ऑडियंस को आपके बारे में, आपके फैमिलीज़ के बारे में. लाइक मेरी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ पटना से हुई. मैं बेसिकली पटना से ही हूँ, बट लाइक मेरा विलेज जो है भागलपुर से है, मिथिला साइड बिलोंग करता हूँ. तो स्टार्टिंग जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हमेशा से ही रहा है. और कुकिंग, क्रिएटिविटी, कुछ भी बनाना, क्राफ्ट, आर्टिस्टिक जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा से मैं करता हूँ. लाइक मेरा है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर चीज़ करना है. लाइक भले इसमें 100% ना दे पाऊँ, पर जितना भी है, जो भी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना है. तो हमेशा से ऐसा ही रहा है बचपन से ही. तो लाइक कुकिंग के तरफ हमेशा से मेरा पैशन था. लाइक घर में सबको देख रहे हैं वो बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो लाइक काफ़ी उसका स्मेल, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसके जो मसालों का टेस्ट है, कैसे बैलेंस करना है, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे हमेशा से लगता था. तो लाइक बचपन से ही आदत है, मम्मी को देख रहे हैं, मम्मी किचन से गई, मैं किचन में घुस गया कि चलो चलो थोड़ा सा कुछ है, उसमें थोड़ा सा कुछ क्रिएटिविटी कर लेते हैं. रोटी है, उसको मसाला सॉस डाल के रोल बना लिया, ये वो. तो हमेशा से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. और आर्ट की बात करें तो लाइक जो मेरे फादर हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव है इन सब चीज़ों को लेके. तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये मुझे खून में उनसे था. मिला है.
वेल कुकिंग जो एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो घर में किसी का भी मूड चेंज कर सकता है, ख़राब कर सकता है, जो घर की लेडीज़ जानती हैं इस चीज़ के बारे में। तो आपने इस चीज़ का इंस्पिरेशन कहाँ से लिया और कहाँ से कोर्स किया आपने इसके बारे में? अगर मैं कहूँ कि मेरी पहली टीचर जो है वो मम्मी है। अच्छा। मतलब बेसिकली सब घर में होता है कि अरे यार लड़का है, क्यों खाना बनाना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये वो। बट लकीली मैं खुद को बहुत लकी मानूंगा कि लाइक जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे हर चीज़ के सपोर्ट किया है। तो लाइक मुझे कुकिंग करना था, हाँ ठीक है ना, ये ऐसे बनता है, लो हम सिखा देते हैं, ऐसे कर दो, ये कर दो। तो ऐसे करके काफ़ी, फिर उसके काफ़ी शोज़ भी आए। हमेशा से इंटरेस्ट होने के कारण लाइक हाँ हमको शेफ़ बनना है, लाइक मेरा हमेशा से इंटरेस्ट है। और जो खाना का अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैंने कहा कि मेरी पहली टीचर मेरी मम्मी है, तो उनका जो खा मैं उनके जैसा तो नहीं बना पाता हूँ, अभी भी नहीं बना पाता हूँ। पूछते हैं मम्मी रेसिपी बता दो, तो बता तो दिए, तुम्हारे सामने बनाया, सीख लो। पर जो टेस्ट होता है मैं उसको कॉपी तो नहीं कर पाता हूँ। बट हाँ काफ़ी कुछ जो है मुझे सीखने मिला, उनसे मिला। और उसके बाद जो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया है लखनऊ से, उसके अलावा मैंने दिल्ली में काम किया है रेडिसन से महिपालपुर एयरपोर्ट, गोवा में काम किया है, लखनऊ में काम किया है। तो हाँ जो टेस्ट और वगैरह जो भी कुछ है वो काफ़ी बैलेंस, काफ़ी कुछ सीखने मिला। काफ़ी हाँ ये मूड चेंजिंग तो है। बेसिकली अगर आपका मूड ख़राब है, आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाए खाने के लिए, काफ़ी टेस्टी सा डिलीशियस, तो आपका कैसा भी मूड हो वो बहुत अच्छा कर देता है। जैसे कि कहते हैं कप बोल ऑफ मैगी रात में मिल जाए लेट नाइट, तो हाँ काफ़ी वैसा। क्योंकि ये चीज़ प्रॉपर बिहार के लिए है, तो क्या एक प्रोफेशनल डिश जो आप छोटा सा रेसिपी बताओ बिहार वासियों को जो उनको बहुत पसंद है? देहाती चिकन, अगर सॉरी मतलब नॉनवेज वेगन्स के लिए सॉरी। हाँ। हाँ वेगन्स के लिए सॉरी। बट देखिए हम लोग बेसिकली बिहार, हम लोग मिथिला से हैं, और आप जानते हैं कि वहाँ पे लाइक हम लोग के लिए मछली नॉनवेज इज़ वेरी कैची। तो हाँ तो लाइक देहाती चिकन मैं उसकी रेसिपी बोलूँगा। अगर बनाना है तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मली उसको गैस चूल्हे पे मत बनाओ, ट्राई करो, थोड़ा सा मेहनत है। लकड़ी इकट्ठा करो, जलाओ, मिट्टी के बर्तन हांडी में बनाने का ट्राई करो। नॉर्मली जो घर के गरम मसाले होते हैं, थोड़ा सा प्याज सौते किया, उसमें चिकन डाला, उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट दिया, टमाटर थोड़ा सा दिया, चॉप करके ग्रेव करनी। लाइक जैसे पहले हम लोग कैसे करते थे, सिल्ले पे उस पे मसाले पे पीसा डाला, जो बेसिकली जो पुराने नहीं, मॉडर्न तरीका यूज़ नहीं करना है। अगर आपको खाने का जो असली टेस्ट है, अगर आपको वो चाहिए, तो प्लीज़ आप जो ट्रेडिशनल तरीके से बनते आ रहा है वैसे बनाओ। तो एक कहते हैं खाने में एक सौंधा जो टेस्ट आता है, अर्दिनेस जो आता है, तो उस मिट्टी के बर्तन और जो लकड़ी के खाने पे बनाते हैं उससे आएगी। तो आप उसको स्किप मत करो। आप खाना बना रहे हो, आप वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो आपका मूड चेंज करता है, वो आपको लोगों से कनेक्ट करता है। कैसे होता है फैमिली गैदरिंग में, फैमिली गैदरिंग सिर्फ गपशप करना, गॉसिप करना नहीं होता है। हम बैठ रहे हैं एक साथ में बैठ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, खाना वहाँ मिल रहा है, गप कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, तो जो खाना होता है वो हम लोग आपस में कनेक्ट करता है। तो प्लीज़ आप उस खाने बनाने को, स्पेशली जब आप सब दूसरों के लिए बना रहे हो, तो कोई भी प्रोसेस को स्किप मत करो। हाँ ठीक है, जानते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, गर्मी लगता है, धुआं लग रहा है, बट जो उस धुएं से जो उसमें टेस्ट आएगा, जो स्मेल आएगा, जो प्यार आपने उसमें दिया है, वो स्किप करने से कैसे होगा। तो प्लीज़ पे बनाने से जो बेसिकली बस नॉर्मल गरम मसाला, जो घर में मसाले उपलब्ध है, कहीं से आपको मार्केट से कुछ नहीं खरीदना है। जो हम लोग हमेशा यूज़ कर रहे हैं वहीं खड़े गरम मसाले, थोड़ा सा पीस दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन वगैरह सौते करके उसको धीमी आंच पे आराम से पकने दो, बस तैयार है। सुन ली मम्मी। वैसे आदर्श काफ़ी इंटरेस्टिंग था आपका रेसिपी। आप एक आर्टिस्ट भी हैं, आप एक बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, हमने आपको देखी है पेंटिंग्स वगैरह जो कि बहुत ही यूनिकनेस रहता है, प्लस आप एक मिनिएचर्स भी बनाते हैं, ये क्या है? मिनिएचर से याद है, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। वाह, ये हमारे लिए? जी, ये हमारे लिए ये काफ़ी आपके इंटरेस्टिंग। लोगों से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। और आपने कब बनाया इसको? बस मुझे कल पता चला था, लाइक 2 घंटे लगे, कल बनाया मैंने। 2 घंटे रात बनाया में। आपने? हाँ 2 घंटे लगे मुझे। 2 घंटे बनाए मिनिएचर्स, काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में बताइए, काफ़ी यूनिक है ये चीज़, आप बताओ इसके बारे में, ये क्या आर्ट है ये चीज़? जब मुझे पता चला कि आपके शो पे आना है, तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ आपके लिए बनाया जाए। तो बेसिकली ये बेटा फिश है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्ले यूज़ किया है पे मैंने इसकी बॉडी के लिए। अच्छा। और ये पेपर है जिस पे पेपर। मैंने कॉइल करके इसको कर्व शेप दिया है, और एक्रेलिक पेंट से इसको पेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपका एक
छोटा सा माइक है जो आपके लोगों को ही करता है। आई थिंक इट्स अ कूल गिफ्ट फॉर इट्स यू। अ कूलेस्ट गिफ्ट आई एवर हैड ऑन द शो। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम मैच करा, जो फिश भी हमारी है बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली। आपका मैंने लोगो देखा तो उसमें कलर भी सेम है, एंड आई थिंक जो फिश भी है ये बिल्कुल सेम कलर की है, तो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू, आपने ये शो पे लाया। तो क्या बिजनेस है इस चीज़ का बिहार में, क्योंकि ये शो आर्टिस्ट ऑफ बिहार है, तो इस चीज़ का क्या स्कोप है बिहार में? क्या आपके पास इस चीज़ के बायर्स हैं या फिर आप कुछ बिजनेस करते हैं इस चीज़ का? मैं बिजनेस करता हूँ ऑनलाइन अच्छा। और ऑफलाइन भी। तो हाँ, बायर्स तो हैं। देखिए आजकल के जो जनरेशन है उनको छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी मिनिएचर में हो लाइक दिस बहुत कैची लगती है, बहुत ज़्यादा कैची। तो जैसे कि आजकल आ गया है, आप देखते होंगे कोई भी जो एनिमे कैरेक्टर होता है उसके छोटे छोटे से मिनिएचर आने लगे हैं। तो जैसे वो लोग अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट करता है। मैं एक एनिमल लेवल हूँ, आप भी एक एनिमल नंबर है। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी अट्रैक्ट करती है। लाइक हाँ, उनके पास होना चाहिए। अगर वो डॉग लवर है, कैट लवर है या जो भी है, तो उनके पास अगर उनका छोटा सा मिनिएचर हो तो काफ़ी कैची होता है, हैंडल होता है। लोगों के पास स्पेस नहीं है, वो चाहते हैं कुछ भी छोटा सा मिल जाए, घर के मेरे रूम के कोने में हो, मैं देखूं, खुश हूँ, आर्टिस्टिक हो, हैंडमेड हो। तो ये चीज़ें काफ़ी कनेक्ट करती है। लाइक बेसिकली लोग चाहते हैं, आजकल हैंडमेड का ज़माना है, चाहे कितना भी एआई आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए, कुछ भी आपको रेडीमेड मिल जाए, बट जो चीज़ हैंडमेड में होती है वो और किसी में नहीं होती है। तो हाँ, लोग काफ़ी इससे कनेक्ट होते हैं। तो बायर्स तो हैं, लोग पूछते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। नॉट ओनली दिस बट वी हैव पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग्स एंड अदर्स वी हैव। दिखाना पड़ेगा, अब दिखाना। वाओ, दिस इज राम दरबार। ये पूरा क्ले से बना हुआ है। अच्छा। भगवान राम, हाँ, हाँ। माँ सीता, प्रभु लक्ष्मण, ये उनके भाई भरत, ये शत्रुघ्न, और ये हैं जामवंत, भगवान हनुमान, और ये सुग्रीव। वाओ। रामायण जो है बुक, उसमें ये पेंटिंग है। तो अच्छा। यहाँ से मैंने इंस्पायर लिया था। लाइक बहुत नॉर्मली राम दरबार मिल जाता है, बट जब मैंने ये पेंटिंग देखी ना, लाइक नहीं, मुझे ये बनाना है। ये जो मूर्ति है ये अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। मैंने पूरा गूगल सर्च तो किया, क्या मैं रिकॉर्ड कर सकते हैं? पिंटरेस्ट किया, सब कुछ किया, पर मुझे ऐसी मूर्ति कहीं पे नहीं मिल रहा। आई वाज लाइक कि ना, कुछ भी मुझे अलग दिखता है तो लाइक मुझे बनाना है। ऐसी चीज़ें जो दूसरों के पास ना हो, मुझे चाहिए अपने पास। तो ये इसको आप सेल भी करते हैं? हाँ, मैं सेल करता हूँ। ये मेरा पहला बनाया हुआ है, काफ़ी यूनिक है, तो मैंने इसे नहीं बेचा है। बट हाँ, इसके एक और आते हैं ऑर्डर्स, तो मैं दूसरा बनाता ये हूँ। काफ़ी अच्छा है, बहुत यूनिक लग रहा है। कितना अच्छा बनाया आपने इस चीज़ को। आई एम रियली हैप्पी कि आप इसको लेकर आए मेरे शो पे दिखाने के लिए। वेल आदर्श, ये तो बहुत यूनिक चीज़ है। आई वुड लाइक टू नो कि आप इतना अच्छा काम करते हैं इस चीज़ में। डू यू फील कि आपको भी इस चीज़ में सपोर्ट चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, और एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि ये चीज़ और वैल्यूबल हो जाए? अभी तो चलो आप डिजिटली खुद से कर रहे हो, और ये जो शो भी हमारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये थीम ही वही है कि हाउ डू यू फील कि इस चीज़ को गवर्नमेंट के सपोर्ट से इसको और हम बड़ा कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। आपने दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट है, 2021 में उनको पद्मश्री मिला है। तो मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, बट ऐसा हेल्प का कोई मतलब नहीं है जो लोगों तक पहुँच नहीं रहा है, लोगों के पास उनका इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अभी बिहार म्यूज़ियम खुला है, आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। मतलब जो उनको म्यूज़ियम नहीं पसंद है, लाइक म्यूज़ियम इज़ लाइक बोरिंग लगता है सुनने में, नहीं, बट एक पूरा दिन लगता है उस म्यूज़ियम को घूमने में, काफ़ी आर्टिस्टिक, काफ़ी अच्छा। बट वहाँ पे जो नॉन आर्टिस्ट हैं उनके पेंटिंग्स लगी हैं, या जो भी है छोटे मोटे वहाँ पे होते रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम्स होते हैं, बट उसमें भी वही आर्टिस्ट होते हैं, या जो कॉलेज से रिलेटेड हैं, जो आर्ट कॉलेज से है तो उनको है। बट जो आर्टिस्ट मेरे जैसे हैं, आपके जैसे हैं, दूसरों के जैसे हैं, जो किसी कॉलेज में नहीं गए हैं, सेल्फ मेड है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। अगर आप दूसरों के लिए, आर्टिस्ट के लिए कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो उन तक आपका ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। अब पता चल रहा है कि 2 दिन बाद वहाँ प्रोग्राम है, अब मुझे 2 दिन पहले पता चल रहा है, मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा? तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आर्टिस्ट के पास, दूसरों के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिहार गवर्नमेंट या इन जनरल कोई भी गवर्नमेंट आर्टिस्ट के लिए कोई काम नहीं कर रही है, पर उनको एक पहचान की ज़रूरत है, स्पेशली बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत है। मैं फिर से दुलारी देवी का नाम लूँगा, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मिथिला पेंटिंग की दी, उनके साथ काफ़ी औरतें जुड़ी, वो उनको रोज़गार दे रही हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं।
लेकिन उनको ये पहचान कब मिली, काफ़ी वो अपने 80s में है। तो प्लीज़ इतना लेट ना करो। हम चाहते हैं कि हम जल्दी फेमस हो जाए, कोई भी चाहेगा। तो बस गवर्नमेंट से ये है कि आप थोड़ा सा इस तरफ फोकस करो। और जो हाँ आर्टिस्टिक के हिसाब से गवर्नमेंट, हमारे पूरे पटना में आपने भी पहले स्टार्टिंग में देखा कैसा था पटना का रोड वॉल्स, और अब जो उसको पेंट करके उस पर सारे पेंटिंग्स करके इतना खूबसूरत बनाया गया है, तो बाकी आर्टिस्ट को भी मौका मिलना चाहिए। सिर्फ ये मैं क्या कहूँगा, ये सिर्फ लोगों को पहचान नहीं दे रही, ये रोज़गार भी दे रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। तो हाँ मैं कहूँगा गवर्नमेंट को थोड़ा सा हेल्पफुल तो और होना चाहिए। वेल आपने बहुत अच्छा बताया, सारे अपने मिनिएचर्स दिखाए। आप एक पेंटर भी हो और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ पेंट करें। आप कितने जल्दी पेंट कर सकते हैं किसी चीज़ को? 3 to 4 मिनट्स। प्लीज़ आप करें हमारे लिए, हम या करना चाहते हैं, आप देखें। बन चुका है पेंटिंग, हम देखना चाहते हैं आपने क्या बनाया था जल्दी में। प्लीज़। वाह, सो 2 से 4 मिनट में इसने ये बनाया है, जो कि काफ़ी यूनिक है। तो यार तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पर आए। एंड आप बताओ हमें, आपको कैसा लगा शो पर आकर के, हाउ यू फील कि ये चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगा इसको और आगे बढ़ाने में? लाइक मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा, लाइक नॉट फॉर मी, फॉर ऑल आर्टिस्ट। लाइक पॉडकास्ट लाइक दिस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लाइक लोगों को आर्ट के बारे में पता चले, कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्या स्कोप है, स्पेशली नॉट फॉर सबके लिए बट ऑल्सो फॉर बिहार, यहाँ पे रह के एक छोटे से आर्टिस्ट को कैसे आगे पहुँचाया जा सकता है। तो लाइक हाँ काफ़ी हेल्पफुल है। तो आई गेस कि लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ कुछ किया जा सकता है। तो थैंक यू। आई एम रियली हैप्पी अमन आदर्श आपने हमारे शो पर आए। एंड आई होप जो भी ऑडियंस हमारे देख रहे होंगे इनके टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे, और जो उनकी बोली हुई बातें हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट सपोर्ट एंड एवरीथिंग, वो उसको अडेयर करेंगे और फॉलो करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है हमारा शो। हमने 3 बैक टू बैक ऐसे गेस्ट को देखा है जो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से हैं, और काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रहा उनका, उनके टैलेंट्स और उनके जो हार्ड हिटिंग वर्ड्स थे। आई होप जो भी ऑडियंस हैं उस तक पहुँचा होगा। जो नेक्स्ट गेस्ट है हमारे इस एपिसोड के लिए, वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी यंग है, क्लास 10th का एक लड़का है जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है, चाहे वो सेक्सोफोन हो, चाहे वो गिटार हो, हारमोनियम हो, तबला हो, गिटार हो, वॉट एवर नॉट। और सबसे अच्छी बात है कि इसने सब कुछ खुद से सीखा है, कोई टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ा, किसी के जाके ट्रेनिंग नहीं ली, वो खुद से यूट्यूब से देख कर सीखा, और बहुत अच्छा गाता है। इसके साथ साथ वो मल्टी लैंग्वेज में भी गाता है, चाहे वो साउथ के गाने हों, हिंदी गाने हों, रीजनल गाने हों, सांस्कृतिक हो, जो भी हो। तो आज हम उसके बारे में पूछेंगे, ज़्यादा पूछेंगे नहीं, हम उससे देखना चाहेंगे कि वो करता क्या और क्या है वो। उसका नाम है श्रेष्ठ आनंद, जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है। हाय श्रेष्ठ, वेलकम टू द शो। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको इस शो पर आकर के, और अब बताओ अपने बारे में कि आपने इस चीज़ को स्टार्ट कैसे किया? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इस शो में आके। मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी अराउंड 2019 में, जब मुझे म्यूज़िक का नया नया शौक़ चढ़ा था। मैंने अदर आर्टिस्ट को देख के सीखा था। मुझे लगता था कि कैसे वो सारे गाने बजा लेते हैं खुद से। तो मुझे भी एक चाह थी कि हाँ मुझे भी एक ऐसा बनना है कि मैं सारे गाने सीख सकूं, सारे गाने बजा सकूं। तो स्टार्टिंग में पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया था, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखना चालू किया। फिर एक्चुअली कोविड आ गया तो वो बंद हो गया। फिर अराउंड 2023 में मैंने फिर से ये चीज़ स्टार्ट की। तो फिर वही धीरे धीरे मैं करके सीखते गया सब चीज़। और इसके पीछे मेरे गुरुजी विपिन कुमार का हाथ है। अगर वो नहीं होते तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि आपके घर में भी कोई आर्टिस्ट है जिसको आप फॉलो करते हैं। हाँ, और मेरे घर में आर्टिस्ट है, वो है मेरे पिताजी, जिनका नाम मनोज आनंद है। उन्हें देख के मैं सीखा है बहुत सारी चीज़ें। तो ये खून में ही था कि हाँ, खून पापा में। भी हैं तो मैं भी गाऊंगा। हाँ, तो आपने एक इंस्ट्रूमेंट के बजाय सारा इंस्ट्रूमेंट चूज किया हाँ, कि सारे अब मैं सब instruments choose सीखूंगा, किए, हाँ। और आप सब कुछ बजा भी लेते हो, गा भी लेते हो। आप हमें आज क्या दिखाओगे जो हमारे ऑडियंस के लिए रहेगा? आप क्या बजाना मैं चाहोगे? आज तबला या हारमोनियम बजाऊंगा। आप कौन सा गाना गाना चाहोगे आज? कुमार सानू का एक गाना है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। प्लीज आप गाओ, हम देखना चाहेंगे, प्लीज ठीक। इसके लिए तालियां। क्या है? हे 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 हा 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 हे 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 ला 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 ला। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे
क्या आप इसी गाने को तबले के साथ बजा सकते हो? बजा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बजाने वाला साथ में हो तो। नहीं वो नहीं, आप सिर्फ तबला बजाओ इस चीज़ को। काफ़ी यूनिक है चीज़। सेम गाना। तबले पे तो बीट ही पड़ता है हाँ एक्चुअली। बजा। स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया यार, आ जाओ पर आ जाओ। मजा आ गया सुन के यार। जो काफी टैलेंट, ये चीज बहुत स्पेशल है कि कोई लाइव आकर बिना हेजिटेशन के साथ इतने अच्छे से गाना गाना और उसको प्रेजेंट करना। दो इंस्ट्रूमेंट हमने देख लिया, प्लस इसके मल्टीपल ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ये बजाता है। श्रेष्ठ, आप ये बताओ कि आपको स्कूल में परफॉर्म करने का मौका मिलता है? हाँ मिलता है बिल्कुल। मुझे मेनली जो एक्सपोजर है वो स्कूल ही से मिला है। ओके और आप कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस करते हो अभी, और ये फिर ट्रेनिंग वगैरह कहाँ कहाँ करते हो इस चीज़ को? मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, एक कोचिंग सेंटर है स्वारंगन स्कूल ऑफ आर्ट्स, उधर से मैं अभी फ़िलहाल मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ। हमने सुना है कि आप साउथ के भी गाने गाते हैं। हाँ, तो मैं कुछ एक गाना गा के सुनाओ साउथ के भी। एक गाना है गुच्चे गुलाबी। हाँ हाँ। ఎవరే నువ్వే ఏం చేసినావే ఎతుగా నన్నే లాగేసినావే చితికే వేసే క్షణంలో నన్నే చదివేస్తున్నావే ఎదురై వచ్చి ఆపేసి నువ్వే ఎదురై ముందో దాచేసినావే తిప్పెల దుప్పటి లోపల గుప్పెడు ఓహలు నింపావే కుదురే కదిపేస్తావులే నిదురే నిలిపేస్తావులే కదిలే వేలిలేలు వలలు వేస్తావులే ఎప్పుడు వెళ్ళే దారినే అప్పుడే మార్చేస్తావులే నా తీరం మరిచినే తుమెను జానులే అరిగుచ్చే గులాబీలాగా వెలుగిచ్చే మతాబులాగా కల తెచ్చే కలాపిలాగా చావులే భలేగా అరిగుచ్చే గులాబీలాగా వెలుగిచ్చే మతాబులాగా కల తెచ్చే కలాపిలాగా చావులే భలేగా ఎవరే నువ్వే ఏం చేసినావే ఎతుగా నన్నే లాగేసినావే చితికే వేసే క్షణంలో నన్నే చదివేస్తున్నావే। बहुत बढ़िया। वेल श्रेष्ठ, आप काफ़ी यंग हो, तो अभी ये सवाल शायद गवर्नमेंट के लिए भी है, जैसे कि हमारे पास आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या आप चाहते हो, बट आई रियली वांट कि ऐसा भी टैलेंट जो भी है, जो अब मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहा है या फिर इतना अच्छा सिंगर भी है, विदाउट ट्रेनिंग, आई रियली वांट हिम द गवर्नमेंट टू सपोर्ट पीपल लाइक हिम, जो कि ना सिर्फ कुछ नया करना चाहते हैं बल्कि उसको उनको वहाँ पहुँचाएँ। जो भी आर्टिस्ट हैं बेसिकली दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह से ज़्यादा होते हैं, बिहार में हैं लेकिन संख्या कम है, लेकिन अगर इस टैलेंट को इस एज पे सपोर्ट करेंगे तो आई रियली होप कि वो चीज़ आपको सपोर्ट भी करेगा। आपको कैसा लगा इस शो पे अपना टैलेंट दिखा करके, और हाउ यू फील कि आपका जो टैलेंट है पहुंच पाएगा बाकी लोगों की तरफ से? मुझे बहुत बढ़िया लगा इस शो पे टैलेंट दिखा के, और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे वर्क करे ताकि बाकी जो आर्टिस्ट हैं वो भी अपना टैलेंट दिखा सके इसी तरह, क्योंकि बिहार में ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलता नहीं है कि हम लोग अपना जो टैलेंट है वो दिखा सके दूसरों को। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा हम लोग गवर्नमेंट से कि हम लोग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए ताकि हम लोग अपना टैलेंट दूसरों को दिखा सकें। वेल हमारा शो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे पास बैक टू बैक गेस्ट ऐसे आए हैं जो डिफरेंट फील्ड से हैं। एक 10 साल का बच्चा जो इतना अच्छा गा रहा है, और एक आर्टिस्ट जो हमारे सामने पेंट किया इस चीज़ को, और दो ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने बैक टू बैक ऐसे सी बात बोली जो हमारे गवर्नमेंट के लिए काफ़ी हार्ड हिटिंग हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक गेस्ट ऐसे हैं जो फैशन इंडस्ट्री ऑफ बिहार के काफ़ी रिनाउंड नेम हैं,
इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है बिहार के फैशन को रिवाइव करने के लिए, हम कह सकते हैं। चाहे जितने तरह के शो भी होते हो या फिर कोरियोग्राफी हो, इनका रोल और नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इनके खुद के एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं बिहार के फैशन को अपलिफ्ट करने के लिए। ये नॉन स्टॉप काम करते हैं, शोज़ बनाते हैं और आई डोंट नो व्हाट नॉट, ये इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करने के लिए लगा चुके हैं। जो गेस्ट हमारे हैं वो हैं पंकज तिवारी, जो बिहार के फैशन कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजर है। हाय पंकज जी, वेलकम टू द शो। हाय, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आप प्लीज़ बताएं अपने बारे में कुछ, और जो आप काम करते हैं उसके बारे में बताएं। ओके, तो बेसिकली मैं फैशन मॉडल और थिएटर आर्टिस्ट। देन जर्नी स्टार्ट करने के बाद मैं शोज़ ऑर्गेनाइज़र एंड शोज़ कोरियोग्राफर हो गया। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 में, चंडीगढ़ से स्टार्ट किया था मैंने एज अ मॉडल। देन उसके बाद काफ़ी रनवेज, फैशन वीक्स में काम करने के बाद, मैगजीन कवर शूट करने के बाद, फिर मैं देखा कि बिहार में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म और चीज़ों की कमी है। तो एज अ आर्टिस्ट मुझे लगता था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाहर के शहर में जब मैं काम करता था तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी कंपेयर टू बिहार, यहाँ पे नहीं थी। प्लस यहाँ पे अवेयरनेस नहीं था चीज़ों के लेकर के, लोग उतना बता नहीं पाते थे या फिर गाइड नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा कि चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छा सा, जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म देंगे एंड लोगों को आगे बढ़ाएंगे। एंड देन कोरियोग्राफी का भी सेक्शंस आया, जहाँ पे मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, उनको वॉक की ट्रेनिंग, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या फिर वुमेंस हैं। इवन मैं थोड़ा सोशल की तरफ भी रुझान ले गया, जैसे LGBT कम्युनिटी के लिए, उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मैंने एज ए वॉक एंड सोच अपने फैशन के जरिए लोगों तक कहानी रखने का काम करता हूँ। ये बेसिकली। आप हमें बताना चाहिए प्लेटफॉर्म के बारे में, जैसे कि आपका जो रोल है एक फैशन कोरियोग्राफर का, बिहार में फैशन का क्या स्टेटस इस वक्त, और क्यों हमारे पास बिहार से मॉडल्स, सुपर मॉडल्स उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं? हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, हर जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रखने के लिए जगह, उसको प्लेस करने के लिए या फिर उसको दिखाने के लिए वो जगह नहीं है, वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है अपने पास। ये सबसे बड़ा दिक्कत है, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं निकल के आ पाती है। हमारे यहाँ से बहुत सारा आर्टिस्ट है या फिर बहुत सारा ऐसे डिज़ाइनर जो इंटरनेशनली जाके काम कर रहे हैं, जैसे प्रणति प्रकाश झा हैं, जो अभी आपका नेक्स्ट टॉप मॉडल की विनर हैं सीजन 2 के। मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर को लेकर के बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जो मिलान फैशन वीक तक जा रखे हैं, लक्मे फैशन वीक में काम करते हैं, तो है, लेकिन एक दिखाने का जरिया नहीं है, उनको सही गाइडेंस की जरिया नहीं है, जहाँ पे लोग उनको बता सके कि आपको इस स्टेप के बाद ये करनी चाहिए, वैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे फॉलोअप लेना चाहिए, वो चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जगह मार खा जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ क्यों नहीं है, और आपको क्या लगता है ये रिस्पॉन्सिबल कोई, या तो गवर्नमेंट है हमारी, या फिर कोई प्लेटफॉर्म बना ही नहीं आज तक जो इन लोग को वैल्यू करे, रिकग्नाइज करे और ये बिलीफ दिलाए कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपके पास सिक्योर जॉब या करियर बिहार में भी हो सकता है? अक्षय जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बिहार है, हम एजुकेशन को लेकर के ज़्यादा अवेयर कि भैया पढ़ लिख के मेरा अगर बच्चा बनेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारा सेक्टर में। फैशन के लिए सोचना थोड़ा टफ हो जाता है कि मेरा बेटा फैशन डिज़ाइनर बनेगा, या फिर फैशन में बहुत सारे करियर हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं किसी चीज़ के लिए, जब हम आगे बढ़ते पढ़ना स्टार्ट करते तब हमें लगता है कि अरे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और हम हर एक, ये फैशन एक ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। कपड़ा पहनना हम कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो, अलग अलग तरीके के हमारी संस्कृति प्रधान से, चाहे धोती कुर्ता अपग्रेड होते चला जा रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसमें करियर बहुत है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। तो अब जाकर के थोड़ा बहुत पेरेंट्स भी हैं, वो अपने बच्चों को आगे प्रमोट करें, क्योंकि हमारे यहाँ निफ्ट है, NIFT आ गया है, हमारे यहाँ बहुत सारे फैशन इंस्टीट्यूट है जो आ रहे हैं, FDDI कॉलेजेस है। तो अब थोड़ा बहुत लोग उसको पुश कर रहे हैं कि हाँ, एज अ करियर आप उसको चूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है, चाहे पेरेंट्स, चाहे आपके फ्रेंड्स, क्योंकि हम 12th में जाने के बाद सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं? 10th में होते हैं तो ठीक है, हम साइंस लेंगे, हम कॉमर्स लेंगे, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आती है। उसके बाद लाइफस्टाइल जब चीज़ें आ रही है कि अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा देखना है, लाइफस्टाइल हमें करना है, तो उसके लिए हमें फिर ये सोचते हैं कि अच्छा फैशन क्या है, फैशन सोच में क्या क्या हो सकता है, फैशन अगर कॉलेज में जाते हैं तो कौन कौन सा सेगमेंट है। मैं आपको बता दूं, फैशन कॉलेजेस में इतने सेगमेंट है, इतने सब्जेक्ट कि आप हैरान रह जाएंगे। इंटीरियर डेकोर से लेकर के ड्रेस डेकोर, फुटवियर डेकोर, हर एक सेक्शन है जो वहीं से स्टार्ट होती है। तो अभी चीज़ें लोग को अवेयर करेंगे हम थ्रू, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपके पास, आप लोगों को हमारी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को देख के भी, इस चीज़ को सुन के भी समझेंगे। एंड आजकल के ज़माने में तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आप वहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए, तो बहुत सारा तरीका हो जो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और ईजी कर सकते हैं प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए।
वेल आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शो का टॉपिक भी है, कि हाउ डू यू फील कि ये गवर्नमेंट का रोल क्या हो सकता है इस चीज़ को अपलिफ्ट करने में? देखिए अभी सच बोलूँ तो गवर्नमेंट का कुछ वैसा रहा नहीं है अभी तक, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे हमारे डिजाइनर कुछ बड़े डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करके उनको काम दिलाने का अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों को काम करने का मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ तरीके, जैसे अभी थिएटर के लिए कर रहे हैं, एक्टिंग के लिए कर रहे हैं, अभी बिहार में फिल्म शूटिंग के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें आ गई है। तो वैसे ही एक्टिंग के लिए, उसके अलावा फैशन में हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो अगर इनिशिएटिव होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट होता लोगों के लिए। आप एक्चुअल में और क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से और यहाँ के लोगों से, कि आप अगर अवेयरनेस फैलाना चाहें लोगों के बारे में, कि आप अपने बच्चों को अभी से तैयार करें कि वो इस चीज़ को भी एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका उन फैमिलीज़ के लिए, फिर वो जो अपकमिंग मॉडल्स हैं जो बच्चे इस वक्त, उनके लिए क्या रहेगा? देखिए सबसे, अगर गवर्नमेंट से कहने से पहले मैं कहूँगा पहले अपनी ऑडियंस से, अपने लोगों से, आसपास की सोसाइटी से, पहले वो चीज़ों को फील करें कि उनको क्या करना है। उनको इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करनी है, उनके बारे में सोचना है कि हाँ कहाँ प्लेटफॉर्म हो सकता है। कोई एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करा रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी किस्म भी होती है कि भैया ये फैशन शो करा रहे, एक प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे, पैसे खा रहे चीज़ें। अगर आपको मॉडल बनना है तो ये बात को समझना हो कि मॉडलिंग होती क्या है, ठीक है। आप मॉडल बनने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब होगा जिसको फॉलो अप करनी होगी। एक तो डेली ग्रूम रहना बहुत नेसेसरी है, ठीक है, आपको वेल ग्रूम देखना, वेल ड्रेस पहनना, ये होना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अब मेरी हाइट कितनी है, मेरी अगर हाइट 6 फीट है, मेरी अगर हाइट 5 फुट है, तो मैं कैसा मॉडल बन सकता हूँ। अगर उसके अलावा है तो मैं किस किस सेक्शंस में जा सकता हूँ, कैटेगरी वाइज है हर सेक्शंस में। 6 फीट से नीचे रनवे मॉडल जो डिजाइनर्स के लिए होता है, बेसिक एक क्राइटेरिया कि 6 फीट, 5, 11, 5, 10 चलता है, बट बेसिकली बड़े डिजाइनर्स को आप होंगे तो 6 फीट से नीचे रिक्वायरमेंट नहीं होता। आप रनवे मॉडल नहीं बन सकते हैं। आपको अगर वेल फेमस है तो हाँ आपको अप्रोच किया जा सकता है। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी लुक के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है कि आप किस सेक्शंस में जा सकते हैं। प्रिंट मॉडल बनेंगे या कमर्शियल बनेंगे या टीवीसी के लिए बने हैं या फिर रनवे के लिए बने। उसके बाद अगर यहाँ पे जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं, सपोज मैं अगर शो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बताना कि आप इस चीज़ में फिट नहीं हो। मैं पैसे ले लूँ आपसे कि ठीक है भैया मैं शो ऑर्गेनाइज करूँ, आपकी एंट्री फी 10,000 है, आप दे दो, मैं आपको मॉडल बना दूंगा, तो वो चीज़ें नहीं होती है। आपको खुद वो सारी चीज़ों पे काम करना होगा। जैसे स्कूल है ना, स्कूल का काम है पढ़ाना, बट आपको है होमवर्क करना, डेली बेसिस पे चीज़ों को फॉलो करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में ज़्यादा खोदना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के एक अच्छा आप इंसान बनेंगे। उसके बाद एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं और अच्छा मॉडल बन सकते हैं। ये सिनेरियो होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि एक मॉडल का सोर्स ऑफ इनकम ये कैसे कैसे आता है, या फिर एक अगर आप करियर बोलते हो तो कोई भी करियर के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक मॉडल के लिए करियर वाइज में इनकम का सोर्स क्या क्या हो सकता है? देखिए बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे इनकम सोर्स हो सकता है। आप अगर लॉबी में फिट हो रहे हैं, आप अगर उस चीज़ में पूरे सीन में फिट हो रहे हैं, अपने पास टीवीसी है, प्रिंट शूट है, ठीक है, रनवे है, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट है, इन सारे सेक्शन से आपको मनी ओरिएंटेड पैसे आते हैं। आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, आप एजेंसी को अप्रोच कीजिए, एजेंसी अगर आप फिट आते हैं तो एजेंसी आपको हायर करेगी एंड देन वर्क प्रोवाइड। ओके, तो मैं कहता अगर आपको मनी ओरिएंटेड देखना है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से है, तो उसके लिए बहुत सारा जगह। पहले कैटेगरीज वाइज होती है, टीबीसी हो गया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रिंट हो गया, रनवे हो गया, तो बहुत सारा है जहाँ पे आपको मनी, जहाँ से आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको प्रोफाइल अपनी बनाइए, एजेंसी को अप्रोच कीजिए, अगर आप फिट होंगे तो एजेंसी आपको अप्रोच करेगी। आप एक लिस्ट निकालिए, उसमें एजेंसी के सारे नाम होंगे एंड देन कनेक्ट कीजिए। तो ये बहुत है। किसी भी ऐसा जॉब प्रोफाइल में, आप एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें ऐसा फिक्स है कि हाँ मेरे को इसके बाद जॉब मिल ही जाएगा एंड गारंटेड मनी। क्या आप एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई करें या फिर एसएससी की तैयारी करें, तो फिक्स है कि हाँ आपका हो ही जाएगा। क्या आप यूपीएससी की तैयारी, तो कंफर्म है, गारंटी। उतना ही चांसेस सब में है, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा उसके लिए, उतना टाइम उसको देना पड़ेगा, देन चांस हो सकते हो आपको कहीं भी बाउंस बैक हो सकते हैं। और कहीं भी, मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ अगर बात करूँ पैसे का, तो वो ना के बराबर है हमारे शहर में, क्योंकि वैसे रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ें नहीं है, लोग उतने खुल के नहीं आ रहे। अगर बाहर की बात करूँ तो एक एड पर डे की मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है 10 to 15,000 मिनिमम होती है वन डे का, और वो भी लिमिटेड होते हैं। इतने अगर क्लॉथ शूट कर रहे हैं तो इतने क्लोथिंग का, अगर आप स्पेसिफिक टाइम से शूट करें तो इतने टाइम ड्यूरेशंस का है। आप बाहर जाइए, अगर देश से बाहर, अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो मिनिमम एक शूट का पर डे 1.5 लाख रुपए चार्जेस होते हैं। तो है पैसे,
हर एक सेक्शन में, मतलब उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद को बनाना पड़ेगा वैसे, देन आपको डेफिनेटली मिलेगी चीज़। वेल आपने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताया, इस फील्ड के बारे में बताया, जो आई थिंक लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन भी और लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। वेल मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि आपको कैसा लगता है शो का जो थीम है बिहार वासियों को लेकर के एंड बेटा ब्रेक थ्रूज, ये आपके मैसेज को और आपके इस फील्ड को प्रमोट करने में कितना हेल्प करेगा? जब मेरी पहली कन्वर्सेशन आपसे हो रही थी, मेरे को याद है कि आपने बताया था कि हम ऐसा थॉट को लेके जाते हैं, मेरे दिमाग में पहले तो क्लिक किया कि यार ये बेटा अपना ब्रेक थॉट्स, फिर लाइक ठीक है बिहार और थॉट को ब्रेक करना, यही तो चाहिए। ये इनिशिएटिव सुन के मेरे को मजा आया कि चलो कोई तो ऐसा इंसान है जो इस इनिशिएटिव को लेकर के आ गया है बोलना, और वैसे पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके पूरी कम्युनिटी को बात समझ रहा है, मतलब एक पैरेलल तराजू में रख करके, ठीक है, किसी के लिए अलग नहीं, कुछ अलग नहीं, एक साथ रख करके हाँ सबके थॉट जानना, सबकी बातें लोगों तक पहुंचाना, तो बेहतरीन है, मजेदार है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक कि ये मजेदार हो और बहुत अच्छा ग्रो करे, मिलियंस ऑफ मिलियंस फैमिली तक ये पहुंचे। बस आई एम रियली हैप्पी कि आप शो पर आए एंड जो अपने मैसेज देना चाहा लोगों तक पहुँचे। और जैसे कि आपने एक रोल ऑफ गवर्नमेंट का भी बताया, रोल ऑफ पेरेंट्स का भी बताया, प्लस एक जो थिंकिंग वाइज होता है किसी भी आर्टिस्ट का, मॉडल का, तो आई एम रियली हैप्पी कि आप इस शो को सब कुछ कन्वे कर पाए एंड आई रियली हैव थैंक यू। वेल शो को आगे बढ़ाते हैं, हमने बैक टू बैक कितने लोगों से बात की और काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी होते जा रहा है, सुन रहे हैं हम लोग। और जो नेक्स्ट गेस्ट है एक ग्रुप ऑफ बैंड है जिसका नाम है सिविल रेज, और बैंड सुनकर आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अंदर से एनर्जी आता है कि यार झूम जाओ, नाच जाओ। या फिर जब हम भी कॉलेज में थे तो बहुत, एक मेरे सीनियर थे विश्वजीत नाम था उनका, वो बहुत ड्रीम देखे थे यार इलेक्ट्रिक बैंड होगा हमारा, तुम बेस गिटार लो, ड्रमर होंगे। बट इतना आसान नहीं होता उस चीज़ को कन्वे करना और उसको अपने एग्जीक्यूशन में लाना। और आज हम, मेरा पर्सनली फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है किसी बैंड ग्रुप से, और हम उनसे पूछेंगे उनकी स्टोरी, चैलेंजेस और कैसे ये काम करता है, क्यों ये चीज़ बिहार में इतना पॉपुलर नहीं है जबकि टैलेंट बहुत है हमारे पास। जो आज हमारे पास शो पे हैं, जो उस बैंड के मैनेजर, ड्रमर पृथ्वीराज, हेलो, श्रेयाशीष जो वोकलिस्ट हैं, एंड मयंक जो गिटारिस्ट है। हेलो ऑल, वेलकम टू द शो। माइक you एक so ही है much. तो जिसको जो बोलना होगा आप प्लीज़ माइक ले सकते हैं। नॉट इशू। पृथ्वी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसे हैं आप और कैसे आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस यार, मतलब बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मतलब मुझे बहुत दिनों से मन था कि अपना दिल की बातें कहीं पे आके शेयर करूँ, कोई प्लेटफॉर्म में शेयर करूँ। तो अक्षय भाई ने डेफिनेटली हेल्प करा हमें और एक अपॉर्चुनिटी दिया कि अपनी बातों को रख सकूँ ऑडियंस तक। तो जर्नी काफ़ी पहले शुरू हुई थी। हम लोग पटना में करीबन 2013 से हम लोग एक्टिव हैं एज अ बैंड। तो कोई भी कॉलेजेस यहाँ पे छूटा नहीं है हमसे, कॉम्पिटिशन्स हो या फिर गेस्ट बैंड हो, कॉम्पिटिशन से शुरू किया था हम लोग ने परफॉर्मेंस। उसके बाद हम लोग ने जज किया और फिर ओपन भी किया आर्टिस्ट के लिए। तो वहाँ से जर्नी चल रही है। तो ऑल थिंग्स इज़ गोइंग वेरी वेल। कुछ लिमिटेशंस है टायर 2 सिटीज़ के कारण, लेकिन मैं जब चीज़ों को देखता हूँ बैक 20 ईयर्स एगो इन पटना, तो वहाँ से ग्राफ ऊपर है, जो था वो अब नहीं है। हमारे बातों को समझने वाले हैं एंड वी आर गेटिंग द इन्विटेशंस, तो हमें बुला भी रहे हैं लोग। तो सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और डेफिनेटली आगे बात करेंगे इस चीज़ को लेके। ये बैंड आपने सोचा और ये थिंकिंग कब आया और आपने इस चीज़ के बारे में क्यों सोचा? कौन थे आपके इंस्पिरेशन? ये चीज़ आप अदर फील्ड नहीं चूज़ कर रहे बट बैंड ऐसा ही क्यों स्टार्ट हुआ ये चीज़? राइट। एक्चुअली क्या है कि हम लोग बहुत यंग डेज से, अपने स्कूल के डेज से ही, मतलब सेम जो आपने अभी बात करा कि एक ड्रीम होता है सबका कि बैंड फॉर्म करना है। तो और हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड भी समवेयर थोड़ा आर्टिस्टिक है, तो वो अप्रोच शुरू से रहा। और स्कूल्स में हम लोग ऑब्वियसली एनुअल फंक्शंस में परफॉर्म करते थे, तो वहाँ से एक फील आई कि हाँ बैंड होना चाहिए। और वेस्टर्न कल्चर से हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, वेस्टर्न बैंड से। तो हम लोग यंग डेज से मेटालिका, गन्स एंड रोजेस वगैरह, आयरन मेडन उन्हीं को सुनते हुए आ रहे हैं, ग्रू अप किए। तो वो एक माइंड सेट है कि भाई हम लोग रॉक स्टार्स हैं, वी आर द रॉक स्टार्स ऑफ स्कूल। क्योंकि उस टाइम पे, ये 2005 2008 का बात है, जब हम लोग स्कूल स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो वो क्लैप्स और वो अप्लॉजेस जब मिलते हैं तो खुद में एक फील आता है कि दैट यस वी आर रॉक स्टार एंड वी कैन गो अहेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन शुरू हुई हमारी। और कुछ मेरे फेवरेट बैंड्स हैं जो कि दिन रात उसी का जो ऑरा है वो हम लोग ना अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और मज़ा आता है उस फील में। इट्स थ्रिल। किसी को गाड़ी ड्राइव करने में मज़ा आता है, तो हम लोग
डेफिनेटली गाना को डिलीवर करके अपना मैसेज को गाना के थ्रू डिलीवर करने में मज़ा आता है। तो इसीलिए हमारा बैंड का नाम भी है सिविल रेज। दैट इज़ जो भी रेज है हमारे अंदर, डे टू डे एक्टिविटीज़ में रेज होता ही है। कितना भी हाइड कर लो, इट्स ट्रू कि आप अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योर रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो उसको मैं ड्रेन आउट कैसे करूँगा? तो मेरे पास जो पावर है म्यूज़िक, उसके थ्रू मैं ड्रेन आउट करता हूँ। दैट इज़ ड्रेनिंग आवर rage into civilized form. From there we started Civil Rage. And from very starting, Snehish is the vocalist. ये बहुत यंग से, आई थिंक फ्रॉम 5 years से ये अपना वोकल्स क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक में काम किया है। डिग्री इसने ली है, तबला में 20 years का इसका एक्सपीरियंस है, डिग्री होल्डर है। एंड इवन मयंक इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग गिटार्स, लीड प्ले करता है फॉर आवर बैंड। एंड स्टूडियो वर्क सारा ये हैंडल कर रहा है। जितने भी ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस के प्रोडक्शंस होते हैं वो इज़ हैंडल बाय मयंक। किसी भी बैंड का ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ पीपल लोग बनाते हैं, तो आपने कैसे ढूंढा इन लोगों को? एक ड्रमिस्ट मैं बनूंगा, गिटारिस्ट मयंक होंगे, या फिर जो स्नेशिश है वो गाना गाएंगे, और भी बहुत सारे वो चीज़ें होती हैं कि तो आपने इस चीज़ों को कैसे जोड़ा कि ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा? एक्चुअली क्या है कि मैं जब मैं पटना में जस्ट आया था, मतलब मैं एक्चुअली गुवाहाटी से हूँ और मैं 2008 को यहाँ पे पटना में आया हूँ। आते के साथ गुवाहाटी में नो डाउट वो बैंड कल्चर था मेरा, वहाँ पे वो है। यहाँ पे वो चीज़ में आके फील नहीं कर पा रहा था। बट देयर वेयर फ्यू पीपल वो अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर। तो मैं एक दिन क्या हुआ था, मैं पुनाई चेक में रहता हूँ एक्चुअली, तो वहाँ पे स्नेशिश को मैं, बहुत क्यूट सा बच्चा जा रहा था गिटार कैरी करके, तो आई इमीडिएटली स्टॉप्ड हिम, एक्सक्यूज मी, यू प्ले गिटार और व्हाट यू डू? तो यस भैया, आई प्ले गिटार एंड आई सिंग। डेफिनेटली यार, चलो यार, कम लेट्स जैम। तो वहाँ से जैमिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने सारा अपना गाना सिलसिला शुरू किया। धीरे धीरे सब कोई आके कनेक्ट हो गए। एंड स्नेशिश एंड मयंक बोथ आर कलीग, दोनों एक ही बैचमेट हैं इनफैक्ट। तो ये मेरे से इंट्रोड्यूस कराया एंड देन जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। तो इसी तरीके से हम लोगों ने फिर स्टार्ट करा। मतलब आपने बोला कि आपकी जर्नी 20 साल की, आपने देखा पर्सनली प्रोग्रेस जो 2005 से 2025 का चीज़ था। करंट का बात करते हैं, बैंड के जो लोग फ़ैन होते हैं बाहर पे या मेट्रो सिटीज़ में बड़े बड़े शोज़ होते हैं, बिहार से आपका क्या एक्सपेक्टेशन? अगर आप कल को एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका एक स्टेडियम फॉर एग्जांपल गांधी में जितना लंबा है, आप लोग परफॉर्म करने जा रहे हो, और 2 चीज़ हम पूछना चाहेंगे, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगा ऑडियंस से, ताकि आप बार बार वो चीज़ करो, आप गुवाहाटी ना जाओ, आप नोएडा ना जाओ। ऑफ कोर्स एक बैंड है तो एक पैसा लगा है, एक इन्वेस्टमेंट है, यू वांट टू रिकवर। आप तो कोई भी चीज़ बिना प्रोडक्शन के या फिर जो फीस होता है उसके तो हो नहीं पाएगा। तो अगर आप कल को बिहार में शो करते हो, पब्लिक से क्या एक्सपेक्टेशन है आपका कि आपको वो कैसे सपोर्ट करे अगर आप काम में अच्छे हो तो? पब्लिक का मैं सेकेंडली बात करूंगा, क्योंकि पब्लिक को अगर आप बेस्ट प्रोडक्ट अगर दोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। जॉनर की बात करूँ या फिर लैंग्वेज की बात करूँ, वो सेकेंड हो जाती है। म्यूजिक में मेलोडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सुर इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद बोल से हम लोग कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, तो वो अडॉप्ट करेगी ऑडियंस अगर आप राइट प्रोडक्ट दोगे तो। मेरा कंसर्न है यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग टीम से और जो भी बुकिंग क्लाइंट्स हैं हमारे, उनसे मेरा एक्सपेक्टेशन से रहता है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजर्स हैं तो चीज़ों को प्रोफेशनली हैंडल करें। अगर मैं कुछ उन्हें टेक राइडर दे रहा हूँ, अपने चीज़ों का डिमांड दे रहा हूँ, तो वो मैं एवी नहीं दे रहा हूँ, इलॉजिकल नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न है। वो आउटपुट तभी निकलेगा जब मैं उसको, वो मुझे कैटर करके देंगे उस चीज़ों को। तो ऑर्गेनाइज़र से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा डिमांड्स रहता है तो उसको एटलीस्ट कैटर करें, और आपका जो भी हमारा डिमांड्स वगैरह रहता है उसको फुलफ़िल करें, और जो भी हमने कोटेशंस वगैरह देता हूँ उसको ट्रूली हार्डली उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें ये करें। वो उसको फिर सेटिंग वाला चीज़ नहीं होता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी ये चीज़ है अप्रोच यहाँ पे बेसिकली विद दी ऑर्गेनाइजर्स। कि जुगाड़ है भाई, आ जाओ, टेक योर गिटार एंड जस्ट स्टार्ट। ठीक तो है, क्या करना ही क्या है। नेगोशिएशंस कराते होंगे आपसे या फिर? नेगोशिएशंस तो एवरीवेयर है, वो सब जगह रहेगा उसमें। डू यू फील कि यहाँ पे आप अंडरपेड फील करते हैं कभी कभार शोज वगैरह में? बिल्कुल है, क्योंकि जब तक आप मार्केट बिल्डअप नहीं करोगे वो अंडरपेड ही रहेगा। लेकिन उसको स्टैब्लिश करने के लिए डेफिनेटली होगा, वो मुझे प्रोडक्ट वैसा बिल्डअप करके देना होगा ऑडियंस को, वो मैं उसको निकाल सकता हूँ, और मैं डेफिनेटली कर भी रहा हूँ। जितने भी मेरे अभी आप कमिंग क्लाइंट्स या अभी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं हमारे, मोर और लेस जो अभी टायर 1 सिटीज़ में जो पेमेंट्स चल रही है वो मैं लेता हूँ, क्योंकि उसको लॉजिकली और टेक्निकली समझाना होता है। कम्युनिकेशन गैप बहुत है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू हमारे पास अप्रोच करते हैं, ऑर्गेनाइजर को तो पता नहीं होता है
कि उसको टेक्निकली क्या नीड है, क्या नहीं नीड है, वो सब चीज़ में हाँ करता है। क्लाइंट के सामने अपना कम्युनिकेशंस को पुट नहीं करता है कि ये है, ऐसा चीज़ है, ये रिक्वायर्ड है, आपका शो लिट होगा, बट ये बेसिक मिनिमम चीज़ें हैं। फ्लावर डेकोरेशन में आप 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, जो आपका शो में हिट करने है, जो प्राइम परफॉर्मेंस है, उसमें इतना नेगोशिएशन किस लिए भाई? तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आना पड़ेगा। ये कौन कम्युनिकेट करेगा? जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, कि नहीं ये आपका शो को 2 घंटे का शो है, लेट अप करने वाला बंदा यही है, तो उसको एजुकेट होना जरूरी है। इधर मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट अप्रोच होता है तो उसको क्लियर कट कम्युनिकेशन होती है कि वाई वी आर डूइंग सो, क्या मेरा टेक राइडर है, क्या मेरा डिमांड है, उसका पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है। वो फॉलो भी करते हैं, उन्हें समझ में भी आता है, येस ही इज़ ट्रू। तो एक कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे बहुत बड़ा, तो ये समझना पड़ेगा। आप इस इंडस्ट्री पे कूदे हो तो आपका ABCD जानना होगा चीज़ों को। यहाँ भी आप जुगाड़ सिस्टम में काम नहीं कर सकते, तो बात ये है। वेल आपका जो नाम है सिविल रे, जो आप लोगों को देख के भी एक पैशन दिखता है, और आई एम रियली हैप्पी आप लोगों को देख कर, क्योंकि मेरा शायद वन ऑफ द ड्रीम्स में था कि यार मेरा खुद का ही बैंड होगा। जब हम कॉलेज में थे, फर्स्ट सेकंड ईयर में, नहीं होता कुछ भी सोचते ये होगा वो होगा, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, बुक वाला चीज़ था, लेकिन एक बैंड को देख करके और उसके एक जो पैशन आप दिखा रहे हैं, जो इतना पैशनेट वर्क है, और आप लोग जिस तरह से बात भी कर रहे हैं, पर्सनली आई एम रियली हैप्पी कि बिहार में ये चीज़ इतना कॉन्फिडेंट सेटअप है किसी के पास, और आप बोल रहे काफ़ी टाइम से भी है। बट मेरा रिक्वायरमेंट यही है कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, आई थिंक इट्स टाइम टू अपलिफ्ट दीज पीपल। हम लोग बाहर से आर्टिस्ट को बुला के शो करा लेते हैं 20 लाख पे करके, 5 लाख पे करके। आई डोंट थिंक इनका डिमांड भी उतना होगा। नहीं चाहिए कांस्टेंट वर्क एट अ रिस्पेक्टेड प्राइस। इन लोग अपना सेटअप ला रहे हैं, तो आई थिंक क्या लगेगा ग्रीट करने में। इन्हें अच्छा जगह दो, खाने दो, एक रिस्पेक्ट दो, प्लेटफॉर्म दो, और ये कभी ये थोड़ी बोले कि मैं आधा ही गाना गाऊंगा। जब आएंगे तो पूरा गा के जाएंगे, 2 घंटा 3 घंटे का शो। कभी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं 1 घंटा ही गाऊंगा। तो आई रियली फील वो चीज़ चेंज ज़रूरत है। जो कल्चर दिल्ली में है कि लोग बैंड को देख करके नाचते हैं, 15-15 हज़ार रुपये देते हैं यार कोल्ड प्ले के टिकट्स के लिए या फिर किसी के लिए, तो वाई नॉट दीज पीपल? और इट्स वी हु हैज़ टू प्रमोट दीज पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। मेरा सवाल तो बिल्कुल सही रहता है हमेशा कि अगर आप आर्ट करते रहते हैं कि नहीं हम बाहर बिहार में टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, बिहार में आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो दीज आर द आर्टिस्ट आपके सामने बैठे हैं और आप इन्हें प्रमोट कीजिए। प्रमोशन में थोड़ी ये पैसा मांगते हैं। आस्क देम टू परफॉर्म एंड शोकेस देयर वर्क। आप लेबल डाल दो अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट इन्हें मौका तो दो। हमारे शो पे आज सिंगर्स आए, आर्टिस्ट आए, आपने देखा कितने अच्छे लोग आए। तो व्हाट दे सीक इज अ प्लेटफॉर्म, एप्रिशिएशन। आप यहाँ पे क्यों आए? हमारी बात कल रात हुई, आप शो पे हैं, ये नहीं देखा आपने कि कौन है, क्या बैकग्राउंड है, बट अब यू केम बिकॉज यू वांट टू शोकेस योरसेल्फ। और जो आपका नाम भी है, जो आपका एक दिख रहा है टैलेंट, मतलब पर्सनली आई एम रियली हैप्पी कि आप इस शो पर आए हैं। और how you feel like this platform would help you or the other bands to promote in Bihar? डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था एक हम जैसे आर्टिस्ट के लिए, ताकि हम लोग अपना जो मन के अंदर जो रेज है वो निकाल पाए और क्लियर कट बातें पहुंचा पाए ऑडियंस को कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ और क्या हमारा गोल है। वो क्लैरिटी में अपने से या अपने पर्सनल इंस्टा से नहीं हो पाएगा। वो एक कम्युनिटी चाहिए, एक यूनिटी चाहिए टीम में। आप भी इस चीज़ को कर रहे हो, तो आप भी एक यूनाइट करके सारे आर्टिस्ट को बुलाया, तो यूनिटी चाहिए होगी हमें। और फिर कट होगा, सॉरी। वेल आई रियली वांट कि आप अपना रेज जो है आपके अंदर का प्लीज शोकेस टू द पीपल जो देख रहे हैं इस चीज़ को। आप कुछ भी छोटा सा परफॉर्म करें हमारे ऑडियंस के लिए, जो उनको दिखे आपके बारे में, एंड हाउ छोटा सा कुछ भी आप प्रेजेंट करना चाहें जो कि वर्ल्ड को। और एक मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं। प्लीज। हाँ, तो गवर्नमेंट से देखिए, गवर्नमेंट अभी एट प्रेजेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इसके लिए डेडिकेटेड है और हमें स्टार्टअप्स में लोन्स भी अवेलेबल है। तो जाके अप्रोच करेंगे तो कुछ ना कुछ काम बनेगा ही बनेगा। तो वो हमें जाके वो अप्रोच करना होगा, जाके करना होगा। बस मैं इतना चाह रहा हूँ, एक आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से अगर हमें एफिलिएशन कुछ मिल सकता है, जहाँ पे मुझे शूट करना है लोकल, बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ यहाँ पे आपका लोकेशन से जहाँ पे मैं शूट कर सकता हूँ। लेकिन पुलिस का चक्कर और डिपार्टमेंट का चक्कर लगाते लगाते मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं वो एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि भाई छोड़ो यार, अपना को सेटिंग लगा के काम कर लेते हैं, किसी के छत पे जाके शूट कर लेते हैं। नहीं भाई, आप मुझे एक एफिलिएशन दीजिए, एक आईडी दीजिए कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ एंड आई बिलोंग फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। मुझे कोई ज़्यादा क्वेश्चन जवाब नहीं, इतना टाइम है, इतना है डेट्स एंड टाइम है हमारा शूट का, उस लोकेशन में आके मुझे शूट करने का। या फिर व्हाट्सएवर कोई भी, अगर आपका स्टूडियो एक बिल्डअप होना चाहिए जहाँ पे आर्टिस्ट आके अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे,
या फिर अपना स्टूडियो वर्क करे। तो गवर्नमेंट के पास इतना फंड है कि वो एक आपने कभी अप्रोच किया है इस चीज़ के लिए किसी के साथ? मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी बातों को रखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर से, तो हमारी बात भी हुई है। तो आश्वासन है इस चीज़ को लेकर कि ये हो जाएगा, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अभी देखिए बहुत चीज़ें पॉलिटिकल भी है, अभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें राइज हो रही हैं। अभी एग्जिस्टिंग जो आर्ट एंड कल्चर जो बिहार से बिलोंग करता है उसका प्रमोशन बहुत नेसेसरी है। हम लोग तो वी आर इनटू द बिजनेस, हम लोग कर रहे हैं विदाउट सपोर्ट। लेकिन जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उनके आर्ट को लाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी कैन वेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं सबके लिए। आज गवर्नमेंट बियाडा प्रोवाइड करती है लैंड, तो हमारे लिए भी एक स्टूडियो होना चाहिए भाई, कि जहाँ पे हमें कुछ एक मिनिमम सा कोई भी एक चार्जेस लेके अपना जो भी ये शूट करो। कितना ही खर्चा आता है एस्टैब्लिश करने में, 15-20 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा स्टूडियो एस्टैब्लिश करने में, जहाँ पे आपका ड्रम्स रहेगा, मॉनिटर्स रहेंगे, स्पीकर्स रहेंगे, सब सेटअप रेडी हो जाएगा। आओ शूट करो, जाओ अपना प्रोडक्शन निकालो। तो ये सब अप्रोच गवर्नमेंट को लेना चाहिए। Well, I really hope कि मैसेज लाउड एंड क्लियर है, आप तक पहुँचे, और they need support and help. They're not asking for money. They want a platform and your support. And I really believe कि this is nothing and you want to give it to, and Yeah. people like these needs to be appreciated. And through their song, they're going to let people know how good they are and they're worthy whatever they're asking. So please go on and do something. And I would like to introduce my singer, Yeah. Snehashish Das Roy. And हम लोग पैरेलली एक काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। सिविल रेज इज कम्प्लीटली इनटू द इवेंट्स राइट नाउ। तो इवेंट्स का जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, और स्नेशिस द SDR सिंग्स जो है वो प्रोडक्शन में है। ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है आपका, ओसिस वगैरह है हमारा, फिर लाइव परफॉर्मेंस वगैरह है ओसिस का। तो उसके अंडर, इसके बैनर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ प्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं अपना ओरिजिनल Please, कॉम्पोजिशन please, का एक please. छोटा सा पीस। स्नेशिस Please. प्लीज, ऑल योर्स। Thank you. Thank you. This is a completely own composition which I made I think 7 years back. But अभी production इसका अभी शुरू हुआ है, as भैया ने अभी बताया कि we have clapped. So I would like to present it in front of Yes, you. sure. हो मेरी जाना क्यों जाने जाना तू ही तू हर जगह। ओ मेरे जाना क्यों जाने जाना तू ही तू हर जगह। गम की तू दवा, दिल की तू सदा, तू ही तू हर वजह। जो कभी मेरी सुन ले, एक रज़ा जो तू दे दे। जो कभी मेरी सुन ले, एक रज़ा जो तू दे दे। धड़कने भी अब कहे, कभी मैं तुझे कह दूं, ओ हमदम मेरा तू रहता कहाँ, तेरे बिन लागे ना अब जिया। ओ हमदम मेरा तू रहता कहाँ, तेरे बिन लागे ना अब जिया, लागे ना अब जिया, लागे ना। Thank you. Well, यार, Thank you so much. I love the lyrics. I love the way you sang and the composer's song. The guitar was giving the goosebumps, and I'm really happy ये song आप जल्दी release करो. It's going to be a blockbuster. Trust me. Thank you so much. इसके जो lines है इतने hard hitting थे. You can see I felt it very deeply, and I really hope you guys go and do well. और मेरा support, मेरा blessings, and whatever you guys need, I'm here for you, and we will work together very soon. I'm really sure that. Absolutely. Thank you for coming on the show. I'm really happy. जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास एक से एक गेस्ट आए हैं, और उनके टैलेंट्स को देखकर आपने जैसे देखा, हमारे पास एक बैंड आया जिसने एक अपना खुद का बनाया हुआ सॉन्ग को गाया, और वी एंजॉयड इट। आई वाज एक्चुअली डांसिंग एट द बैकग्राउंड कि वो इतना अच्छा था। एंड इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस शख्स से बात करेंगे जिसने मॉडलिंग को एज अ करियर चूज़ किया, एंड नॉट ओनली ही इज़ ओवरकेम द मिथ जो बिहार में है कि मॉडलिंग से आप करियर नहीं बना सकते हो या फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस इंसान ने उस चीज़ को ना सिर्फ उसको एज अ करियर यूज़ किया, बट काफ़ी सक्सेसफुल भी अपने फील्ड में है।
जो गेस्ट हमारा है वो आज का नेक्स्ट गेस्ट है, उसका नाम है राकेश जायसवाल, जो कि बिहार का काफ़ी चर्चित आदमी है, जो कि बहुत सारे शोज़, बहुत सारे एड शूट्स, बहुत सारे शॉर्ट मूवीज़ में भी काम किया है। हाय राकेश, वेलकम टू द शो। हेलो हेलो अक्षय भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर इन योर पॉडकास्ट। मेरी जो जर्नी रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पटना बिहार से हूँ और मेरी स्कूलिंग जो रही है पटना से हुई है, स्कूलिंग ग्रेजुएशन जो भी है। मेरी जो जर्नी स्टार्ट मॉडलिंग की रही है, मैंने 2015 से शुरू किया और 2015 में उस वक्त बहुत कम फैशन इवेंट्स एजेंसी हुआ करती थी जो शो करवाती थी, एक दो थे उस वक्त। तो उससे पहले, इससे थोड़ा सा पीछे जा कर के मैं बताऊँ, मैं बचपन से थोड़ा सा फैशन सेंस को लेकर के ना, वो पता नहीं नेचुरली मेरे अंदर था। स्कूल में, कॉलेजेस में मैं जाता था तो वो मेरे फैशंस को लेकर के वो थोड़ा मेरे को बोलते थे, वो पॉइंट आउट कराते थे कि यार तेरा सेंस बड़ा अलग है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं भी कहीं से शुरुआत करूँ मॉडलिंग का। मेरा इंटरेस्ट बचपन से रहा था, बट ये कहाँ से करूँ ये सवाल बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए। ना कोई गाइड करने वाला, ना कोई मेंटर उस वक्त करना था। कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कुछ इसका जवाब मेरे पास नहीं था उस वक्त। तो फिर 2015 में मैंने एक एडवर्टीज़मेंट देखा उस वक्त फैशन इवेंट का, तो वो मुझे मालूम चला। मैंने उसमें जा कर के ऑडिशन दिया। उसमें ऑडिशन मेरा रिजेक्शन हुआ, बट आफ्टर 1 मंथ फिर मुझे एक शो के बारे में मुझे मालूम चला। मैंने फिर दोबारा उसके लिए ऑडिशन दिया और मैंने वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ ऑडिशन में। फिर उसके बाद उस शो का मैं बेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, तो वहाँ से 2015 से मेरी मॉडलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स बने, फोटोग्राफर लोगों ने अप्रोच करा फ़ोटो शूट के लिए। फिर उनके थ्रू कुछ एड शूट, कॉन्टैक्ट्स बनते गए, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम मिलता गया। और मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट्स। आप इस फील्ड में हो तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन बनाओ कॉन्टैक्ट्स। तो और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इसके अलावा मैं न्यू फ्रेशर्स के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आजकल मैं बिहार से हूँ बेसिकली, तो बिहार में अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से वैसा कुछ ये ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी कल्चरल डिपार्टमेंट में उनका सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का, बट स्पेशली मॉडलिंग की बात करूँ तो मॉडलिंग में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है जहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म न्यू फ्रेशर्स मॉडल्स आकर के वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म्स ला करके दे मॉडल्स को, लाइक बड़े डिजाइनर्स हो गए, उनके थ्रू काम दे। आरजे, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे इनको लोग आरजे के नाम से जानते तो हम इनको आरजे ही बुलाएंगे। तो आरजे, आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया, आपने इस चीज़ को जो भी आपने बोला गवर्नमेंट के बारे में बात में, बट आप जब इसको स्टार्ट किए आपने फैमिली में कैसे बताया कि मैं मॉडल बनूंगा, या फिर आपको वो सपोर्ट किए थे इनिशियली या फिर नहीं किए थे? नहीं, फिनेंशियल सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं था फैमिली से। और मॉडलिंग क्या होता है मेरे फैमिली बैकग्राउंड में, मतलब मेरे फैमिली जो बैकग्राउंड है उस फैमिली मेम्बर को किसी को पता भी नहीं कि मॉडलिंग होता भी क्या है। तो ये मेरा एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट था इसमें, तो स्ट्रगल रहा फिनेंशियल, इसमें फेस करना पड़ा। क्योंकि मम्मा पूछती थी, मेरे फादर है नहीं एक्चुअली। व्हेन आई वाज अप्रॉक्स 10 मंथ माय फादर पास्ड अवे। तो जो भी लुक आफ्टर मेरी मॉम ने करा है तो बहुत कोई नहीं, आप बताओ। it makes me emotional, this story actually, the my mother has faced तो वो जो ये स्टोरी सुनते ही मेरे जहन में आने लगता है। कोई नहीं, आप टाइम लो, आप बताओ, कोई बात नहीं। ये स्टोरी में जाना नहीं चाहता एक्चुअली, वो क्या मैं जहन में आते ही वो मैं इमोशनल हो जाता हूँ एक्चुअली। तो मम्मा का बहुत स्ट्रगल रहा है मेरे को पालने में। तो फिनेंशियल प्रॉब्लम रहा, मेरे को मॉडलिंग करना था, पैसे का सपोर्ट नहीं था। मम्मी से पैसे मांगता था तो मम्मी बोलती थी पहले कुछ कर लो, इसमें क्या है, कितना कमा लोगे, ये सब चीज़ रहता था। और साथ ही साथ मेरा स्टडी भी चल रहा था। तो स्टडी में भी मेरा ड्रीम्स था कि एज एन ऑफिसर मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता था। मैं उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा था। और मैं आपको बता दूँ, एनसीसी में मेरे पास ABC सर्टिफिकेट होल्डर है, मैंने 2 बार अटेम्प्ट भी लिया SSB इंटरव्यू का और डिफेंस के लिए बट अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट फिर मैं तैयारी कर रहा था जॉब के लिए, क्योंकि प्रेशर था, फिनेंशियल प्रेशर घर वालों का था कि आप, तो फिर एक इंटरेस्ट इसको भी नहीं छोड़ना था मॉडलिंग। वो कहते हैं ना कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ को खुशी मिले करके वो चीज़ करते रहो, चाहे जो भी होगा देख लेंगे।
तो एक अंदर से आग थी, वो मैं कर रहा था। बट फिनेंशियल क्राइसिस नहीं कह सकते, वो प्रॉब्लम था, फेस करना पड़ा था। मम्मी से सोर्सेज थी, मॉम से मांगना पड़ता था, तो उस वक्त मैं कुछ करता नहीं था। तो मम्मी बोलती थी क्या करोगे, जॉब करो, जो भी करना है पहले जॉब करो, पैसे आएंगे, अपना जो करना है करना। निकल यार कोई बात नहीं, आप अपना जर्नी शेयर कर रहे हो। आई नो आपके लिए टफ है कुछ चीज़ें शेयर करना। आई एम विथ यू, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है यार। ये जर्नी ना कोई कैमराज है ना कुछ है, हम आपसे, आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो अपने लाइफ में बहुत कुछ। आई नो आपका ब्रिंग जो इनिशियल फेज़ है, किसी घर में किसी का लॉस होना इतने अर्ली एज पे बहुत डिफिकल्ट होता है, आपने तो देखा ही नहीं वो चीज़। तो आई नो आप कहाँ से गुजर रहे हो और आपके अंदर क्या फीलिंग हो सकता है, वो उस चीज़ के लिए मेरा पूरा सिंपैथी आपके साथ है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म अगर आपको इनवाइट किया है तो आप एक बार जान लो आप उस चीज़ को ओवरकम कर चुके हैं। बेटा ब्रेक थ्रूज एक फाइटर है, जो ये मछली दिख रही है इसका नाम फाइटर है, न्यूरा फाइटर। आपको हम पर्सनली जानते हैं अदर चीज़ से, लेकिन ये जो पर्सनल चीज़ शेयर कर रहे हो ना, आई फील यू आर मोर लाइकेबल व्हेन यू टॉक अबाउट योर रियल सेल्फ। तो जो आप बात कर रहे हो अपने लाइफ के बारे में, तो बेहिचक बताओ। अगर आरजे शूट कर रहा है रेलवेज के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, पर प्राइवेट भी, तो एडवर्सिटीज़ को ओपन कर करके वो आगे बढ़ा है। तो बिल्कुल भी हिचक नहीं रखना है, ये बेटा ब्रेक थ्रूज सिर्फ आपके लिए है। तो आप प्लीज़ अपना जर्नी शेयर कीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। ऑफकोर्स एक पास्ट ऐसा रहा आपका जो आपको इमोशनल कर रहा है, आप बात करोगे आप इस चीज़ को ओवरकम कर जाओगे। और जो लोग भी देखेंगे वो कोई सिंपैथी नहीं देंगे आपको, वो आपसे इंस्पायर होंगे कि यार इतना कुछ होने के बाद भी बोलता है कि नहीं मैं मॉडल बनूंगा। घर में इनके फादर का जाना बहुत कम एज पे, मम्मी का कितना ईजी होता बोलना कि बेटा तुम तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन बोला नहीं मम्मी कोई है तो क्या पता, हमको यही करना है और हम तुमको भी प्रूव करके दिखाएंगे कि हम सही हैं। तो ये जर्नी उस चीज़ का है, ये चीज़ का नहीं है कि तुम मॉडल हो या एक्टर हो। आप उसके बारे में बताओ कि जो डेडिकेशन तुम्हारे अंदर है, जो हर कुछ खोने के बाद भी ये जज्बा रखता है कि हम कुछ करके दिखाएंगे और हार नहीं माना है। तो आप ये चीज़ बताओ कि आप कितने डेडिकेटेड हो और आपको जो अचीवमेंट सक्सेस मिल रहा है ना, ये चीज़ आपका डेडिकेशन है, कोई किसी ने आपको बोला नहीं है। और उस मदर के लिए बोलो कि आपने तब सपोर्ट किया तो देखो मम्मी मैं आज इस काबिल भी हूँ कि मैं घर पे 2 पैसा ला रहा हूँ, खाना आपको मैं खिला सकता हूँ। तो ये बताओ मैसेज बिल्कुल प्लीज़। वही मैंने जो शो, जिस टाइम मैंने पहला शो पार्टिसिपेट करा, तो उस वक्त मैं मम्मा के पास पैसे मांगने गया कि फ़ी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास है नहीं। बट मेरे को भी थोड़ा सा अंदर से वो लग रहा था कि यार उस समय चार्जेस देने होते थे और अफोर्ड कर नहीं पा रहा था। फिर भी लगा कि स्टार्ट तो करना है ना, स्टार्ट तो यहीं से होगा, कहीं से तो करना ही है। तो मैंने स्टार्ट करा, फिर वहाँ पे जो भी जर्नी था, फिर वो वहाँ से उसके बाद मैं पहले थोड़ा शाई भी रहता था। 2015 के बाद मैंने जो पहला शो करा, उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स बने, कॉन्फिडेंस आया इसके लिए। फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ से जर्नी कंटिन्यू हमारी रही। आज मैं यहाँ पे हूँ, बीच में हमारा कॉन्टेक्ट्स बने, एड शूट्स। वेल आपने ये एड शूट का बात की, आप बताओ हमें कि एग्जैक्टली मॉडल के लिए एड शूट में क्या काम होता है। एक परफेक्ट मॉडल के लिए पहले तो जो आना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज है मेरा, जो फ्रेशर्स है मॉडल्स, पहले आप अपने क्राइटेरिया को जानो। क्योंकि कुछ टाइप्स होते हैं मॉडलिंग के, मॉडल के एज ए कॉमर्शियल, एड शूट, रनवे शोज़ के लिए आप किस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो। अगर आप रनवे मॉडल्स के लिए जाना चाह रहे हो तो आपकी हाइट मिनिमम 6 फीट 5'11" टू प्लस होना चाहिए। कॉमर्शियल एड शूट्स के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो उसके लिए मिनिमम हाइट अगर 5'10" टू बिलो भी है तो वो चलेगा, क्योंकि वो एड शूट्स, प्रिंट मीडिया शूट में वो एक्सेप्टेबल है। बहुत सारी, अब रही बात कि स्टार्ट कैसे करें न्यू मॉडल्स के लिए। स्टार्ट कैसे करें, आप पहले अपने आप पे वर्क करो। सबसे बेसिक, ग्रूम, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, ये सबसे बेसिक चीज़ें आप इस पे वर्क करो। उसके बाद फिर आप पोर्टफोलियो बनवाओ, अपना बेस्ट पोर्टफोलियो बनाओ। एजेंसीज को पोर्टफोलियोज भेजो। वहाँ पे आपको 80-90% जो आज के एजेंसीज हैं वो चार्जेस लेती हैं। तो बहुत सा फ्रॉड स्कैम भी हो रहा है कि आपको काम दिया जाएगा, आपको फेम दिया जाएगा। तो इस झांसे में ना पड़े। जो ऑथेंटिक जो एजेंसीज हैं वो चार्जेस नहीं लेती है। हाँ, कुछ मिनिमल चार्जेस लेती हैं, बट वो आपको एश्योर करेंगी वर्क के लिए। कुछ फ्रॉड एजेंसीज भी हैं
जो आपको काम के नाम पे झूठे बातें बोल करके कि आपको काम दिया जाएगा, तो उस चीज़ों में ना फंसे आप। तो ये मैं गाइड करना चाहूँगा लोगों को, जो फ्रेश मॉडल्स हैं, जो आना चाहते हैं फ्रेशर्स। उसके बाद फिर अगर आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। आप अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दो, एजेंसीज को पोर्टफोलियोज भेजो अपने आप पे जितना। आजकल तो सोशल मीडियाज़ का ज़माना है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, अपने एडमायर्ड मॉडल्स को फॉलो करो, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, चीज़ों को समझो, कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने आप पे वर्क करो। ये चीज़ें हैं। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आजकल जो हर छोटे छोटे गली शहर में आप देखोगे कि इवेंट्स करा रहे, पेजेंट शोज़ करवा रहे हैं, ये नहीं करूँगा कि वो गलत है, बट कहीं ना कहीं किसी को स्टार्ट तो करना है, क्योंकि मैंने भी वहीं से स्टार्ट करा। तो कहीं से स्टार्ट करना है। वो क्या करते हैं, इवेंट्स के नाम पे अपना वो चार्जेस वगैरह लेते हैं, वो झूठा फेक, वहाँ से कुछ होना जाना होता नहीं है उनको। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स वाले हैं जो झूठे, वो आपको बताते हैं कि आपको यहाँ से आपको ये काम दिया जाएगा, आपको फेम दिया जाएगा, बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्ट करो। उसके बाद फिर आप कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स बनाने पे आप ध्यान दो उस पर। तो ये यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो अपना स्टार्ट। फ्रीलांसिंग मॉडलिंग भी कर सकते हो आप, एज ए फ्रीलांसिंग आप अपने फ्रीलांसिंग आप वर्क को प्रमोट कर सकते हो। अपने काम को, अपने आप को प्रमोट करो सोशल मीडिया के थ्रू, ऐप के थ्रू। जितना आप अपने काम को दिखाओ, जो भी छोटे छोटे काम मिल रहे हैं ना काम, उनको आप दिखाओ, तो उसके थ्रू आपके पास और काम आएंगे। तो इस पे आप वर्क करो, ये चीज़ें हैं। आरजे, इसे आपके बारे में पूछना चाहेंगे कि रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, आप मॉडल, आई थिंक आप एक सेकेंडरी में भी करते हो, इसके अलावा आप जॉब भी करते हो। जी, जॉब। तो इसके बारे में कुछ बताओ, क्या वजह है कि आप हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हो? आपका फैमिली प्रेशर है या फिर आप शौकियाना भी करते हो? एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा कि मैंने आपको बताया, घर का जो मम्मा जिस तरीके से हम लोग को अपने लाइफ में जो स्ट्रगल करी है, तो फिनेंशियली मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए मुझे जॉब भी ज्वाइन करना पड़ा। तो बट जॉब के साथ साथ इंटरेस्ट जो है उसको भी नहीं छोड़ना था, तो वो भी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ दोनों साथ में बैलेंस करके। अगर मैं मॉडलिंग फील्ड में, अगर जो मेरे पास काम आते हैं उनको भी हैंडल कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जॉब कैसे करता है, जॉब वाले लोग सोचते हैं ये मॉडलिंग कैसे करता है। दोनों अपने अपने फील्ड में वो कंफ्यूज हैं, बट चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट है, आग है, जज्बा है मॉडलिंग को लेकर के, तो वो चीज़ छोड़ना नहीं है मुझे। बहुत अर्ली एज पे आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया रिगार्डिंग योर फैमिली सिचुएशन जो भी आपका है, और अप टू यू, आप शेयर करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा बात जो आपको फोर्स करता है कि यार मुझे बहुत जिम्मेदारी है, मुझे काम करना है, एक प्रेशर है आप पे? ये हर दिन रहता है, ये बिल्कुल प्रेशर है, और हर दिन मेरा एक 24 घंटा प्रेशर में गुजरता है। बट ठीक है, लाइफ यही है, ऐसे ही मैनेज करना है, हैंडल करना है, तो हर दिन हैंडल करता हूँ। एवरी डे मेरे लिए एक नया चैलेंज होता है लाइफ के लिए, तो कुछ सीखने को मिलता है हर दिन। सिचुएशन से सीखता हूँ हैंडल करना, लोगों से मिलता हूँ, सारे प्रेशर के बीच में चीज़ें, घर का, बाहर का, बहुत सारी चीज़ें मिसलेनियस मिक्सअप चल रही होती, बट चीज़ें हैंडल कर लेता हूँ। ये एक क्वालिटीज़ भी डेवलप हो गई मेरे अंदर। वेल, हम आपको इस साइड को हम नहीं जानते थे, लेकिन हम आपसे बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी आपका रहा है, और जो भी अपने बातें बोले, जिस ऑनेस्टी से आप कह रहे हो, आपकी आंखों में दिख रहा है वो चीज़, इमोशनल भी हो, बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, ये कोई फंबल नहीं है, ये एक इमोशन है जो आप नहीं कह सकते हो कभी कभार पब्लिक टाइम पे कि यार हाउ मच यू आर गोइंग थ्रू। और निशान इस प्लेटफॉर्म को देख के लगता है कि यार बोल ही देता हूँ कि कितना खाली हूँ अंदर से, कितना इमोशन हो रखा हूँ अंदर से। कैसा लगा आपको शो पर आकर? आपको थिंकिंग कैसा था कि बेटा ब्रेक थ्रूज आप जैसे लोग के लिए क्या है? शो पे आके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आकर के अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड थाउट्स शेयर कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट करा है। आप डिफरेंट फील्ड से लोगों को बुला रहे हो, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी शेयर करने का ये मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर के। आरजे, आज से मेरा परसेप्शन आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। आई रियली होप एंड विश कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, गिव अप ना करें। आपने इतना कुछ झेला है और आप इतना आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में ऑलरेडी, तो अब मैटर ऑफ टाइम है सक्सेस के लिए जो आप चाहते हो। और हर कुछ फाइनेंशियल नहीं होता। इंसान, अगर आप अपने इंटरेस्ट को कैरी कर रहे हो ना अभी भी इतना कुछ फेस करने के बाद, तो आप में वो बात है।
और आप इस बात को याद रखना, आप मेरे से खुद ही बात करो कि जो शो पे आपके साथ बात किए थे वो आज वैल्यू फील हो रहा है कि नहीं, मैं जर्नी सक्सेसफुल हुआ। आई एम हैट्स ऑफ टू योर मदर, हैट्स ऑफ टू योर फैमिली, जिसको आप टेक केयर कर रहे हो, जो आपको सपोर्ट कर रही है। और ये शो बिल्कुल आर्टिस्ट ऑफ बिहार जो थीम था हमारा, बिल्कुल ऐसा ही था कि इन लोग को हम प्रमोट करें जो एक्चुअल में हसल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, जिन्हें सपोर्ट के नाम पे 2 दोस्त मिलते हैं, एक गर्लफ्रेंड मिलती है शायद, या एक दोस्त मिलती है। वाई नॉट कि जो बिहार की जनता है, लोग बात करें कि आप क्या किस चीज़ से गुजर रहे हो, आपको हम कैसे हेल्प करें, आपको शो पे कैसे इनवाइट करें, क्यों हम बाहर से बुलाना लोगों को, लोग तो हमारे बीच में बैठे हैं। तो इन्हें जब ये बात करने में अभी फंबल करेगा, अभी इनको हम बोलेंगे रैम्प वॉक के दिखाओ तो ये 2 मिनट का रैम्प वॉक कर देंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस काइंड ऑफ पीपल एंड आरजे, आई एम रियली हैप्पी आप शो पर आए एंड ये आपके लिए। थैंक यू सो मच।